चलें जी दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हमने किसी भी इवेंट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है या इवन ये चेक करना है कि इस पे काम किया जा सकता है या नहीं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि हमने किस तरह दुनिया में होने वाले इवेंट्स को फाइंड आउट करना है, उनको फिल्टर आउट करना है, उनका ट्रेंड देखना है और उसका कीवर्ड वॉल्यूम भी देखना है। और इसमें कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है या जो निश की डिफ़िकल्टी है उसका आइडिया कैसे लगाना है हम एग्जैक्टली तो नहीं देखेंगे। कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसके लिए वही सेम आप दोबारा से भी देख सकते हैं लेक्चर जो हमने लास्ट टाइम एसईओ वाले मॉड्यूल में देखा था, एफिलिएट मार्केटिंग वाले मॉड्यूल में देखा था। तो यहाँ से कुछ आइडियाज़ लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहला तो है कि आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करें, लेट्स सपोज फेस्टिवल्स इन इंडिया या पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रैफिक कम है, इसमें गिने चुने ही जो इवेंट्स हैं वो आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि स्पोर्ट्स बेस्ड और स्पेशली क्रिकेट बेस्ड, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है और इस पे बहुत ज़्यादा जो सर्चेज हैं वो परफॉर्म होती हैं। अच्छा, अब इसी तरह देखिए 36 मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जो मस्ट एक्सपीरियंस। आप क्या कर सकते हैं मज़ीद इसमें स्पोर्ट्स इवेंट या क्रिकेट इवेंट्स या क्रिकेट इन पाकिस्तान या क्रिकेट इन इंडिया या क्रिकेट इन बांग्लादेश, या अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं इवेंट की बेस पर, तो आप फिर उन्हीं कंट्रीज़ में ये सर्च करेंगे जहाँ पे एफिलिएट के जो नेटवर्क्स हैं वो अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट अवेलेबल है जिसमें यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और मैं बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ आपको। खैर, क्रिकेट इन पाकिस्तान, क्रिकेट स्केजुअल, पाकिस्तान क्रिकेट स्केजुअल, आप इसकी बेस पर भी आइडिया लगा सकते हैं कि आंदा पाकिस्तान कौन कौन से क्रिकेट के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मंथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान है, पाकिस्तान टूर टू नेदरलैंड। इसी तरह नेदरलैंड पाकिस्तान, आई थिंक ये वेमेन क्रिकेट है। खैर, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जो कि होगा अराउंड नवंबर 2022 में। अच्छा, तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह आप मज़ीद आगे जाएं, नेक्स्ट ईयर का कोई इवेंट देखना चाहें जनवरी में क्या होगा, तो आप इसका भी आइडिया ले सकते हैं। खैर, इसको रीसेट ही कर देते हैं। इसी तरह एशिया कप भी यहाँ पे आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज़, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब ये जो ट्राई सीरीज़ है इस पे भी आप काम कर सकते हैं, इसको भी आप फाइनलाइज कर सकते हैं, टी20 वर्ल्ड कप को भी फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट ईयर के इवेंट्स देखेंगे स्पेशली क्रिकेट के, तो उसमें आपको पीएसएल भी नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप इंडिया के देखें, इंडिया क्रिकेट स्केजुअल या इंडिया के क्रिकेट स्केजुअल भी यहाँ से आ जाएगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट ईयर तक या 2022-23 में ये काम यहाँ पे होने वाले हैं। अच्छा, अब ये देखें, मैच डेट 27 अगस्त को श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई में होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप होने जा रहा है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। एशिया कप होने जा रहा है, वेन्यू उसका ये है, एशिया कप में टीम्स ये इंक्लूड हैं एंड एटसेट्रा। ओके, सो अभी अभी हमने सिर्फ चंद क्लिक्स की बदौलत ही हमने कोई 3-4 इवेंट्स फाइंड किए। इसमें एक एशिया कप था, क्रिकेट की बात करें हम, सिर्फ एशिया कप था जो जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें हमें एक ट्राई सीरीज नजर आई जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और हमने एक और जो कि वैसे ही होना है, पीएसएल और साथ ही आईपीएल, मतलब 4 इवेंट्स हमें अभी अभी मिल गए विद इन फ्यू क्लिक्स। अच्छा, अब इसमें अगर हम मज़ीद जाएं, अब हम देखते हैं इवेंट्स इन यूएसए। अगर आप यूएसए के अंदर इवेंट्स देखें तो यहाँ भी आपको दैट कॉन्फ्रेंस, मैजिक लॉस वेगस। अच्छा, अब ये स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा, अब जिन इवेंट्स के बारे में, अब क्रिकेट के इवेंट्स के, चूंकि हमारे क्रिकेट तो हमारे ब्लड में है, तो उसको डिसाइड करना हमारे लिए बहुत आसान है।
जब हम यूएसए की बात करेंगे या कुछ ऐसे ब्लैंक कंट्रीज की बात करेंगे जिनके बारे में हमें नहीं आइडिया बिल्कुल भी, तो उनमें अब रिसर्च करनी पड़ेगी। हमें एशिया कप में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऑलरेडी पता है कि एशिया कप में सर्चेस भी होंगी। पाकिस्तान और इंडिया की जहाँ पे बात आ गई, फिर तो आपको मजीद रिसर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। अंडरस्टूड सी बात है कि उस पर ट्रैफिक होगी ही होगी। अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें आइडिया नहीं है, जैसे कि मैंने यूएसए में देखा वाटर एक्सपो, मुझे नहीं पता कि वाटर एक्सपो में क्या होगा, क्या कोई ऐसा इवेंट है जिसको कवर किया जाए, या इस पे कौन कौन से बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो इसको कवर करती हैं। खैर जस्ट लर्निंग के लिए हम इसको थोड़ा रिसर्च करते हैं। द वाटर एक्सपो इन मियामी, मैं इसको सर्च करता हूँ, वाटर एक्सपो इन मियामी, द वाटर एक्सपो मियामी। ओके, वॉल्यूम आप देख लें कि इवन मेन जो कीवर्ड है उसका भी वॉल्यूम 0 दिखा रहा है। मैं मियामी को एक्सक्लूड करके फिर देखता हूँ, तकरीबन 110 पर मंथ। अच्छा, यहीं से मुझे अब मैं इसको एक और देखूंगा, इसको गूगल ट्रेंड्स में, google.com/trends। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इवेंट बहुत वायरल हो और बहुत उस पर सर्चेज हो, एक मंथ ऐसा भी आए उस पर सर्चेस बिल्कुल डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इवेंट 2-4 दिनों, मतलब एक साल में सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही आता है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, द वाटर एक्सपो, और यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स में, पाकिस्तान में तो नहीं, यहाँ पे मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स में ही देखता हूँ क्योंकि ये मियामी में है। ओके, अब देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका जो ट्रेंड है वो समहाउ बेहतर है, मतलब ये ओकेजनली होता रहता है। अब हम इसका टोटल वॉल्यूम भी देखेंगे और साथ ही जो कीवर्ड एवरीवेयर का यहाँ पे ट्रेंड है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन समहाउ हमें अगस्त 2021 में 260 सर्चेज नजर आ रही है, मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, एक और मेन आइडिया जिसे आप गेस कर सकते हैं कि इस इवेंट पे काम करना चाहिए या नहीं, वो ये है कि आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके उसकी ओवरऑल जो ट्रैफिक है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं और उसका हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ, similarweb.com पे जाता हूँ। similarweb.com हमें किसी भी वेबसाइट का जो ट्रैफिक डेटा है वो बताता है। इसमें यह बात याद रखने वाली है कि ये वो डेटा नहीं बताएगी, उस वेबसाइट का डेटा बिल्कुल नहीं बताएगी जिसकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 500,000 को ये काउंट ही नहीं करते। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, मुझे नज़र आया कि टोटल विजिटर्स जो है वो अंडर 5,000 है। सो इट मीन्स कि इस पे ट्रैफिक ना होने के बराबर। आप देख सकते हैं कि जोग्राफी और कंट्री टारगेटिंग भी इसकी शो नहीं हो रही, ऑडियंस इंटरेस्ट भी शो नहीं हो रहा। अब आपको आइडिया यहाँ पे समझ आई कि जिस इवेंट के बारे में हम बिल्कुल ब्लैंक हैं तो उसको हमने रिसर्च करना है, उसको हमने गूगल ट्रेंड्स में देखना है, उसका हमने सर्च वॉल्यूम देखना है, एंड थर्ड उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक एनालाइज करनी है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, अब यहीं पे मैं पाकिस्तान सुपर लीग को आपको चेक करके बताता हूँ कि उस पर ट्रैफिक होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी इतना उसका क्रेज़ है कि जिस दौरान वो हो रही होती है फेब में, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 100 हो जाता है। खैर मैं वापस आता हूँ, इवन चलो वर्ल्ड वाइड भी मैं देख लेता हूँ पास्ट 12 मंथ्स में, तो ये देखिए वर्ल्ड वाइड भी इसका जो इंटरेस्ट है वो पीक पे होता है। इट मीन्स इतनी ये हॉट सीरीज है, इवेंट है जिसको पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है। आप देख लें कि फेब से लेकर तकरीबन, मतलब फेब का पूरा मंथ और मार्च के शुरू के कुछ डेज, उसमें इसका जो इंटरेस्ट है वो टॉप पे होता है। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ, इसको गूगल करता हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग। अब इसका वॉल्यूम देखें, 2,46,000। अब इसको मैं ट्रेंड देखता हूँ तो फेब 2022 में इसका जो वॉल्यूम था वो 2 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया था, 2 मिलियन क्रॉस कर गया। अब क्लियर सी बात है, मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि हाँ ये इवेंट बहुत हॉट है। अब नेक्स्ट ये डिपेंड करता है कि मैं इसको देखूं कि क्या इस पे मैं काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या ये प्रॉफिटेबल भी होगा, या कोई बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव तो नहीं है कि जिसको मैं कवर ही ना कर सकूं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिमिलर वेब सेम वही काम करता हूँ जो मैंने अपने पिछले इवेंट के साथ किया था, उसकी ट्रैफिक देखने के लिए। अब मैं दोबारा जाता हूँ
psl-t20.com को मैं सर्च करता हूँ और इस पे मैं ट्रैफिक देखता हूँ कितनी है। इसकी ट्रैफिक में देखता हूँ तो इस पे भी टोटल विजिटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब इसका हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसका भी जो ट्रैफिक है वो कम है। लेकिन इसके साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्च में अपेयर भी होती है, क्या ये जब इवेंट हो रहा होता है तो उस वक्त इस पर ट्रैफिक होती है, क्या इस पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, क्या ये रियल टाइम डेटा देता है, तो इसको भी मैं एनालाइज ज़रूर करूँगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक और भी लर्निंग को मिली कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर ट्रैफिक नहीं है राइट नाउ, लेकिन उस पर सर्च वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा है, गूगल ट्रेंड उसका 100 है, तो इट मीन्स कि वो जो इवेंट है वो हॉट ही है, हम उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज़ क्या है, मैं इसकी कंपेटिटिवनेस चेक करूंगा कि क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ। पहली बात जिसको आप टिप भी कह सकते हैं वो ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान में हो रही है ना, पाकिस्तान अभी इतना कंपेटिटिव नहीं हुआ कि आप उसको कवर ना कर सकें, ये बात ज़हन नशीन कर लें। PSL हो रहा है, कुछ और पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं या किसी भी किस्म की निश है, उसको कवर किया जा सकता है, आप उस पर वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें नहीं घबराना। हाँ, जब USA की बारी आए या इवन इंडिया की भी बारी आए तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फिर आपको कंपटीशन चेक करने की भी ज़रूरत है। उसमें फिर एक और चीज़ आएगी जो कि है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी इंक्लूड करूंगा। लेट्स सपोज PSL के बाद मैंने स्पेस दी और उसके बाद देखा कि PSL के कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट हैं। अब आप देख लें PSL लाइव जिसका सर्च वॉल्यूम 1.5 मिलियन है। सो जस्ट इमेजिन कि 1.5 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फेब में जब ये इवेंट हो रहा था तो उस वक्त तकरीबन 13 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैफिक इस कीवर्ड पर आ रही थी। जस्ट इमेजिन, तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस कीवर्ड में मौजूद है। सो अगर मैं PSL लाइव सिर्फ इस कीवर्ड को किसी भी तरह से कवर करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास, आप इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ सकती है। सो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं PSL, वापस चलते हैं PSL के बाद स्पेस देते हैं और आगे मुझे नज़र आ रहा है सेकंड नंबर पे PSL स्केड्यूल। PSL स्केड्यूल पे भी तकरीबन 368 के उसका सर्च वॉल्यूम है। तो अगर मैं PSL को डायरेक्टली कवर नहीं कर सकता तो मैं फिर ऐसे उसके जो सब कीवर्ड्स हैं या इससे भी ज़्यादा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उनको कवर करने की तरफ जाऊंगा, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। सो PSL स्केड्यूल, इसको मैं देख सकता हूँ। PSL पॉइंट्स टेबल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब देखें कि स्केड्यूल से भी ज़्यादा पॉइंट्स टेबल सर्च हो रहे हैं। यहाँ पे ये तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा सर्च इस वक्त हैं। अब जब ये इवेंट हो रहा होगा उस वक्त हम देखते हैं कि इसकी सर्चेस कितनी थी, तकरीबन 2 मिलियन से भी ज़्यादा। तो जस्ट इमेजिन सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इसका मौजूद है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको लर्न करने को मिलेगी कि जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उनके मेन कीवर्ड पे रैंक होना भी ज़रूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर हम PSL पे रैंक होंगे तो ही हमें ट्रैफिक आएगी, तो ही हमें रेवेन्यू मिलेगा। नहीं, अगर हम किसी भी उसके किसी सब कीवर्ड पे भी रैंक कर गए तो उस पे भी हमें अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी। आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूं। मेरे एक स्टूडेंट ने PSL का एक कीवर्ड टारगेट किया जो कि था कैच अ करोड़, जो एक नॉर्मल था, वो कोई भी ना न्यूज़ वेबसाइट उसको कवर कर रही थी ना कोई बड़ी वेबसाइट उसको कवर कर रही थी। उसने PSL कैच अ करोड़ इवेंट को कवर किया, इस कीवर्ड को कवर किया और उसका जो रेवेन्यू था वो महीने का तकरीबन 2-2.5 हज़ार डॉलर हुआ जिस दौरान PSL हो रहा था। सो इसी तरह आप, ये तो PSL की हम बात करें, IPL में तो इस तरह का और भी बहुत कुछ हो गया। अगर आप उस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को देखें, उसको मज़ीद एक्सपैंड करें तो आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगेन PSL के साथ मैं A लगाता हूँ। अब मैं ABCD, अब सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ करके, अब यूँ समझ लें कि मैं अभी अपनी नीश रिसर्च भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी कंटेंट कवरेज भी कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं अपने वेबसाइट को कवर तो हर चीज़ करूँगा, लेकिन उसमें से मैं जो पिलर कंटेंट है उसको किसी एक कीवर्ड को मैं फ्रंट पे रखूँगा, जिस पे मैं हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं उस कीवर्ड पे रैंक हो जाऊँ और वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ वेबसाइट उसको कवर ना कर रही हो। अभी देखें PSL ऑल टीम स्क्वाड 1600 पर मंथ इसका वॉल्यूम है, लेकिन अब ये 2022 है, मे बी वो गुजर चुका। इस दौरान जब इवेंट हो रहा था तो उस दौरान इसका वॉल्यूम देखते हैं, तकरीबन 10,000 इसका वॉल्यूम था। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस पे आपको कितना एक पोटेंशियल मिलेगा। अब ऑल टीम स्क्वाड का क्या मतलब है? ऑल टीम स्क्वाड का मतलब है कि आपने सिर्फ ऑल टीम स्क्वाड नहीं देना। ऑल टीम स्क्वाड अलग होगा, कराची किंग्स का अलग होगा, लाहौर का अलग होगा, मुल्तान का अलग होगा, क्वेटा का अलग होगा और इस्लामाबाद का अलग से हम देंगे। इसी तरह पेशावर का भी, पेशावर वाले दोस्त नाराज ना हो जाएं। अब जब सब चीज़ों को कवर करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम, ये जो हमें 8,000 अभी देखने को मिला, ये मल्टीप्लाई होते 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 कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह आगे जाते हैं, PSL का जो एंथम है उस पे भी तकरीबन 1300 पर मंथ सर्चेज राइट नाउ है, इस महीने में, जिस महीने में वो इवेंट हो ही नहीं रहा। इसी तरह ऑक्शन, ऑक्शन अगेन, ऑक्शन एक पूरा इवेंट हो सकता है। अगर आप PSL को छोड़ दें, इवेंट PSL जो एक्चुअल इवेंट होना है उसको छोड़ दें, सिर्फ ऑक्शन को कवर करें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अब ये तो मैं PSL की बात करूं, अगर मैं IPL ऑक्शन की बात करूं तो अभी आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि उस पे, ये देखें IPL ऑक्शन 2022, अभी हमने PSL पे मुझे कितने सर्च वॉल्यूम नजर आया था, करीबन 1000 के लगभग। अब यहाँ पे देखें जो IPL ऑक्शन है 9 मिलियन से ज़्यादा सर्चेज होती हैं IPL ऑक्शन 2022 पे। तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं रैंक करने में कामयाब हो जाएं किसी भी जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे रैंक होंगे, फर्स्ट नंबर पे रैंक होंगे फिर तो आपको ट्रैफिक संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, आपका सर्वर ही हो सकता है क्रैश कर जाए ज़्यादा ट्रैफिक से। लेकिन आप समहाउ कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी रैंक हो जाए तो आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। सो IPL के सिर्फ एक दो कीवर्ड्स पे अगेन मैं एक और केस स्टडी आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट तकरीबन साल का 12-15 हज़ार डॉलर बना लेते हैं। और सिर्फ मैंने एक आइडिया शेयर किया था, एक इवेंट होना था कि इस इवेंट पे वेबसाइट बना लें, और हुआ यूं कि उस पे वेबसाइट तो बच्चों ने बना ली लेकिन वो इवेंट कैंसिल हो गया। अब बच्चे मुझे कहें सर हमने तो इवेंट पे मेहनत कर ली, हमने वेबसाइट बना ली, हमने नीच रिसर्च की, हमने तो कंटेंट पे भी खर्चा कर डाला और एंड टाइम पे कैंसिल हो गया। अब मैंने उन्हें क्या कहा कि आपकी नीश क्रिकेट ही है ना, आप इसी को डाइवर्ट कर लो, आप इसी को मोड़ लो। तो उन्होंने क्या किया, उसी इवेंट वाली वेबसाइट पे IPL भी कवर करना स्टार्ट कर दिया। हुआ यूं कि वो उनकी रिकरिंग इनकम का सोर्स बन गई, मतलब हर साल वो 12-15 हज़ार डॉलर उन्हें वैसे ही दे देती है सिर्फ IPL से। तो इस तरह से भी आपका जो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरह आपने थोड़ा सा वाइड जाना है, थोड़ा सा डीप भी जाना है। अच्छा, अब अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, आप कहते हैं जी नहीं मैं इस पे अगर वेबसाइट बनाऊं पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, तो फिर आप यूं करें कि IPL ऑक्शन है ना, तो आप इस कीवर्ड का डिफिकल्टी भी चेक करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो अब आप डिफ़िकल्टी चेक कर लें, किसी की डिफ़िकल्टी वही हमारा सेम फार्मूला, अगर 30 से 25 से कम आपको डिफ़िकल्टी मिल जाती है तो उसको अपना एज ए मेन कीवर्ड पकड़ लें, बाकी IPL को भी कवर करें, लेकिन आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उस एक कीवर्ड के लिए होगी, ताकि उस पर रैंक कर जाएं तो आपको रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिल सके। तो आई होप कि, अच्छा इस ये तो मैंने स्पोर्ट्स के इवेंट बताए। इसी तरह आप क्या करें, आप सर्च करें फुटबॉल इवेंट्स इन टर्की। लेट्स सपोज टर्की में एक आपको परेशानी होगी कि वहाँ पे जो लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इवेंट यूएफा यूरोपिया लीग, सो यूरोपियन एक लीग होती है UEFA जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो अगर आप सिर्फ टर्की में उसको कवर कर लें, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट का इशू होगा, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश कीवर्ड से या इंग्लिश इवेंट से भी बाहर निकले। अच्छा, अगर आपने
टर्की में ये कवर कर ली तो इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप इसको कवर कर लें तो आप अब कंट्री टर्की, वहाँ की इकॉनमी हमसे बेहतर, करेंसी हमसे बेहतर। तो जब करेंसी स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली जो सीपीसी है, जो क्लिक रेट है, वो आपको बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब अगर आपने वहाँ पे वेबसाइट रैंक कर ली अपनी, तो अल्टीमेटली जितना रेवेन्यू आप लेट्स सपोज पीएसएल पे कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा आप उसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली आप यूएसए पे ही काम करना स्टार्ट कर दें या डायरेक्टली आप टर्की का इवेंट ही पकड़ लें। हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, अब आप खुद को स्केल अप करना चाहते हैं तो बेहतर है। लेकिन एकदम जंप लगाने से होता ये है, वो मेक एंड ब्रेक होता है कि अगर आप हिट कर गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत शूट कर जाएगा। लेकिन अगर आप नाकाम हुए तो फिर होता क्या है कि आप पैनिक कर जाते हैं, इस फील्ड से आपको थोड़ी उकताहट सी होने लगती है और आप के जो लीव कर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलें, छोटे इवेंट से स्टार्ट करें, छोटे कीवर्ड से स्टार्ट करें, कंपटीशन उस पर कम हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप अपने आप को कोई चीज़ समझें, देन आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें और एक टाइम आए कि आप बहुत बड़ा खेल रहे हैं और आप यूएसए की जो कीवर्ड्स हैं उनको भी कवर कर रहे हों। सो ये बेसिक आपका क्राइटेरिया था। आप विकिपीडिया से इवेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप timeanddate.com से इवेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे टाइप करके इवेंट्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान, फेस्टिवल इन यूएई, गल्फ कंट्रीज़ की मैं आपको बताऊं, गल्फ कंट्रीज़ में कंपटीशन ना होने के बराबर होता है। वो भी एक बहुत अच्छा एक टारगेट हो सकता है आपके लिए अगर आप उन पे प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें। सऊदी अरेबिया में बहुत ट्रैफिक है और वहाँ पे इंग्लिश कीवर्ड्स की भी बहुत ट्रैफिक है। अगर आप उन कीवर्ड्स को टारगेट कर लें और वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो इमेजिन करें कि उनकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है, तो आपकी निस्बत वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब मैं अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो वहाँ जॉब करने गए, वहाँ पे उन्होंने मार्केट देखी, उन्होंने कीवर्ड रिसर्च की, उन्हें कीवर्ड्स मिले, अब वो वहीं पे वेबसाइट रैंक करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके खुद पाकिस्तान शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के पास। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट एक्शन टेकर बने, जस्ट काम करने वाले बने, बाकी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये था इवेंट रिसर्च। आई होप आपको समझ आई होगी, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें। दोस्तों, इवेंट रिसर्च के बाद अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट मरहले की, जो कि है कीवर्ड रिसर्च। इवेंट्स की जो कीवर्ड रिसर्च है, जिसको मैं पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसको किस तरह परफॉर्म करना है, इसमें आप सेम वही मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जो हमने कीवर्ड रिसर्च जब हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे तब सीखी थी। उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा मैं, और उसके लिए आपको किसी पेड टूल की तरफ हम फिलहाल नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो Ahrefs या मोज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं फ्री के साथ ही रहूँगा, जो कि है गूगल इंस्टेंट। ओके, अब हमने एज्यूम कर लिया कि वी आर वर्किंग ऑन एन इवेंट जिसका नाम है PSL। अब हम एक शीट बनाएंगे, शीट डॉट न्यू, एक नई शीट ओपन करते हैं हम, और इस शीट में हम कीवर्ड्स को एक एक करके पुट करते जाएंगे। अच्छा, अभी मैं सारा काम ये मैनुअल कर रहा हूँ, आप इसको ऑटोमेट भी कर रहे हैं, किसी टूल के ज़रिए कर सकते हैं, जिसमें गूगल इंस्टेंट के थ्रू जितने भी कीवर्ड्स आते हैं वो आपको डाउनलोड करके यहाँ पे दे देगा, जिसको मैं आपको रेफ़र करूँगा। आप दोबारा से जाके कीवर्ड रिसर्च वाला मॉड्यूल देखें, जिसमें हमने उस टूल का जिक्र किया था और उसको प्रैक्टिकल भी किया था। अभी मैं उसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम को बचाया जा सके, चीज़ें रिपीट ना हो। ओके, सबसे पहले हम जाते हैं PSL, ए पुट करेंगे, और ए पुट करने के बाद हमारे सामने आ रहा है PSL ऑल टीम स्क्वाड 2022, PSL ऑल टीम स्क्वाड 2021। अच्छा, अभी हमारे सामने ये दो कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको एक कॉमन सेंस की बात है कि ये दो कीवर्ड्स अलग अलग नहीं है। जो ही ईयर अपडेट हुआ तो ये कीवर्ड भी अपडेट हो गया। तो हम इन दो कीवर्ड्स की जगह पे सिर्फ एक कीवर्ड नोट डाउन करेंगे और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसको हमने लिखा PSL ऑल टीम स्क्वाड। यहाँ पे 2022 की जगह पे हम ईयर लिख सकते हैं
ताकि हमें रिमाइंड मिलता रहे कि यहाँ पे ईयर पुट करना था और करंट ईयर पुट करना था। यहाँ पे आप करंट ईयर भी लिख सकते हैं, करंट ईयर। अच्छा, इसको आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि करंट ईयर का मतलब क्या था। आप एक और शीट बना के वहाँ पे यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे सामने आया फॉरेन प्लेयर्स लिस्ट। अब ऑल टीम स्क्वाड आ गया, PSL फॉरेन प्लेयर्स लिस्ट, PSL 2022 टीम्स। अब 2022 की जगह क्या लिखना है हमने, करंट अंडरस्कोर ईयर, कराची किंग्स स्क्वाड। PSL प्लेयर्स प्राइस लिस्ट। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, PSL प्लेयर्स प्राइस लिस्ट करंट ईयर। अब प्राइस लिस्ट को आपने याद रखना है, जब ऑक्शन के कीवर्ड्स को हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इन दोनों का रिलेशन वहां पे बिल्ड करेंगे कि इनमें से किसी एक चीज पे हम फोकस करें ताकि रिडंडेंसी हमारे कीवर्ड्स में ना आए। PSL 2022 ड्राफ्ट। अब ऑक्शन और ड्राफ्ट, अब इन दोनों को भी आपने चेक करना है, इनकी इंटेंट चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहीं पे ही आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। PSL ऑक्शन, अब मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ PSL ऑक्शन 2022 लेट्स सपोज। अब आपके सामने क्या आ रहा है, PSL 2022 प्लेयर्स ड्राफ्ट लिस्ट ऑक्शन डिटेल्स, PSL ऑक्शन डिटेल्स प्लेयर्स ड्राफ्ट लिस्ट। अब मैं ऑक्शन की जगह ड्राफ्ट को रिप्लेस करता हूं, प्लेयर्स ड्राफ्ट पोटेंशियल PSL फुल प्लेयर्स लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट ऑक्शन डिटेल्स। तो समहाउ मुझे नज़र आया कि ऑलमोस्ट दोनों की जो इंटेंट है वो समहाउ रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको ऐसे कंपैरेटर्स मिलें जिन्होंने दोनों को अलग अलग कवर किया हो और दोनों को अलग अलग कवर करके वहाँ पे रैंक भी कर रहे हो, तो आपको बेहतर यही है आपके लिए कि आप उन दोनों को सेपरेटली कवर करें ताकि आपकी जो कंटेंट कवरेज है वो ज़्यादा हो जाए। ये बात याद रखनी है कि इंटेंट सेम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम ए के साथ ही हम यहाँ पे अगर स्टैरिक भी लगाएं तो स्टैरिक लगाने के साथ हमारे पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा हॉट हैं इस कीवर्ड कम्बिनेशन के साथ। इसी तरह अगर हम ए पुट करके फिर स्टैरिक लगाएंगे तो आप ये देख सकते हैं PSL अवार्ड्स, ये भी हमारे पास कीवर्ड आ गया। अच्छा, बेहतर यही है कि इसको मैनुअली ही परफॉर्म करें ताकि आपको ना कीवर्ड्स का आइडिया होता जाए। PSL अवार्ड्स, PSL एंथम, PSL अवार्ड्स 2022। अब ये अगेन आ गया, इसको हम मर्ज करेंगे किसमें, इसी के अंदर। एंथम भी अगेन अगेन आया तो इसको हम ये वाले के अंदर ही मर्ज कर देंगे। एंथम ऑक्शन ऑक्शन यही चल रही है। अब मैं ए के साथ एक और यूज़ करता हूँ, ए एंड बी को साथ लगा के। अच्छा, PSL एब्रीवेशन, PSL AB डिविलियर्स टीम, PSL AB डिविलियर्स। तो अगर AB डिविलियर्स खेल रहा हो उस वर्जन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप पहले सर्च कर लेंगे। अगर AB डिविलियर्स के बारे में सर्चेज हो रही हैं या वो खेल रहा है या उसकी ऑक्शन में आई है डिटेल्स, तो आप ये कीवर्ड ज़रूर कवर करेंगे क्योंकि पीपल वांट्स टू सी हिम इन एक्शन, और जब एक्शन में देखना चाहेंगे तो उसको ज़रूर सर्च करेंगे। अगर ये सर्च ना भी हो रहा हो, PSL AB डिविलियर्स टीम में इसको सर्च करके इसकी इंटेंट देख लेता हूँ। AB डिविलियर्स प्लेयर स्टैट्स फॉर पाकिस्तान, आई एम वेरी बिग फैन, फ़खर जमान वांट्स AB डिविलियर्स इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि AB डिविलियर्स खेल नहीं रहा लेकिन उसके बारे में कोई ना कोई न्यूज़ आई है। तो बेहतर कंटेंट कवरेज का तकाजा तो यही है कि आप इस न्यूज़ को अपने ब्लॉग में जो कि PSL कवर कर रहा है उसमें ज़रूर यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हम अथॉरिटी बनना चाहते हैं PSL की नीश में, और अथॉरिटी बनने के लिए हमें हर पहलू कवर करना पड़ेगा।
PSL ए आ गया, उसके बाद हम बी देखते हैं, PSL बेस्ट टीम, PSL बजट। अब PSL बजट एक और कीवर्ड है जिसको हमने नोट डाउन करना है। PSL बेस्ट प्लेयर, इसको हम नोट डाउन करना है। और PSL बेस्ट प्लेयर में क्या आएगा, हम हर PSL का जो वर्जन है उसमें जो बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ होगा हम उसकी लिस्ट अपने आर्टिकल में पुट कर देंगे। PSL ब्रांड वैल्यू, PSL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2022, ये एक बहुत तगड़ा कीवर्ड है। ये अकेला कीवर्ड आपको मिलियनियर बना सकता है, सिर्फ एक कीवर्ड, PSL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2022। क्यों? क्योंकि देखें, आप तो जो आप लोगों में से जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए तो PSL देखना बहुत आसान है। जस्ट आप ट्यून करें टीवी और PSL देखना स्टार्ट कर दें। इमेजिन करें जो पाकिस्तानी UAE में बैठे हैं, जो पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज में हैं, जो सऊदी अरेबिया में हैं, जो UK में हैं, जो USA में हैं, जो कनाडा में हैं, तो उनके लिए PSL देखना आसान नहीं होता। उनको या तो पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, या अगर उन्होंने टीवी पे देखना है तो उन्हें फिर भी चैनल्स ढूंढने पड़ते हैं, और ये जानना चाहते हैं वो कि हमारे पास लेट्स सपोज UK में कौन सा टीवी चैनल दिखाएगा। तो उस वक्त वो ये सर्च कर रहे होते हैं कि भाई UK में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास हैं, बहरीन में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो किस चैनल के पास हैं, तो हम किस चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसलिए ये एक कीवर्ड आपको मिलियनियर बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके बारे में सर्चेज बहुत ज़्यादा होती हैं, और मोस्टली सर्चेज जो आती हैं वो बाहर से आती हैं, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा सर्च करते हैं। तो डेफिनेटली एक बंदा जो सऊदी अरब में बैठ के सर्च कर रहा है तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो पाकिस्तान में बैठ के ही आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे CPC आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं PSL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब एक तो ये कीवर्ड हो गए, इसके साथ साथ होंगे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट्स, टेलीकास्ट चैनल्स। ये जो टेलीकास्ट चैनल कर रहे हैं, जो वेबसाइट दिखा रही हैं, जो एप्स दिखा रही हैं, आप उन सबको एक ही जगह पे कवर करेंगे, तो ये आपको एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ट्रैफिक देगा। नेक्स्ट बी पे ही हम रुके हुए हैं, ब्रांड वैल्यू, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एम्पायर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट प्लेयर, ये सारे बेस्ट एम्पायर, ये सब को आप अलग अलग एज अ आर्टिकल कवर करेंगे। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, ये आप देख लें, बेस्ट के साथ हर चीज़ आपकी इंक्लूड होगी। इसी तरह आप सी पे आ जाएं, PSL कमेंटेटर्स, क्रिकेट नॉर्मल से कीवर्ड है, PSL क्रिकेट स्केजुअल, ये एक कीवर्ड होगा। अब स्केजुअल के ना आपको बहुत सारे कीवर्ड नजर आएंगे, फिक्सचर, क्रिकेट स्केजुअल, PSL स्केजुअल, पाकिस्तान सुपर लीग स्केजुअल। तो आपने क्या करना है, इन सब को ग्रुपिंग करनी है और इनको एक ही ग्रुप के अंदर पुट करना है, ताकि इन पे डेटा की जो रिडंडेंसी है, जो रेपिटेशन है, वो ना आए। PSL कमेंटेटर्स 2022, इसको भी कवर करना है। क्यों? कंटेंट कवरेज को बेहतर बनाने के लिए। PSL कैप्टन्स 2022, PSL क्रिकेट एटसेट्रा। सी के साथ में एक मैं मजीद भी जा सकता हूं। देखें, PSL चैंपियंस लिस्ट, अब तक की जो PSL के हुई हैं लीग्स, उनमें चैंपियंस कौन कौन रहे। PSL क्रिक बज, इसको मैं बोलता हूं फैलो कीवर्ड, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। PSL क्रिकेट लाइव, PSL क्रिक इन्फो, PSL क्रिकेट लाइव स्कोर, PSL कप विनर्स लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं PSL डी, तो इसमें मोस्टली हमें ड्राफ्ट नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स नज़र आ रहे हैं। PSL डेंजरस टीम। अगेन हम ई पे चलते हैं, PSL ऐसे इन इंग्लिश 2022। कुछ बेचारे बच्चे इस पे ऐसे भी लिखते हैं, तो वो सर्च करना चाहते हैं कि इस पे ऐसे में क्या लिखा जा रहा है। हो सकता है PSL किसी और टर्म का भी एक अब्रीविएशन हो, तो उसके बारे में लोग सर्च करना चाह रहे हो। PSL मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, PSL मोस्ट एक्सपेंसिव टीम, PSL इमर्जिंग प्लेयर्स। तो ये कुछ मजीद कीवर्ड्स मेरे सामने है जिनको मैं अपनी वेबसाइट पे कवर करूंगा। नेक्स्ट है PSL फिक्सचर्स। अब फिक्सचर और स्केजुअल ऑलमोस्ट सेम चीज है, आप इनको अलग अलग कवर नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने इनको अलग अलग कवर करना है तो आप अपनी जो इंटेंट है वो चेंज करेंगे। लाइक आप टीम बेस्ड स्केजुअल भी दे सकते हैं कि कराची किंग्स फिक्सचर्स 2023, पेशावर ज़ल्मी फिक्सचर्स 2023। तो इस तरीके से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। PSL फैंटेसी लीग,
PSL फास्टेस्ट बॉल, ये तमाम कीवर्ड्स आपने कवर करने, ताकि हम मैक्सिमम कवरेज करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी ट्रैफिक मिले हमें हर कीवर्ड से, तो वो ट्रैफिक हमारे लिए बहुत हो जाए। PSL गेम्स, गेम ग्रुप, गेम फॉर PC, व्हाट्सएप ग्रुप। अब लोग इस बारे में भी सर्च करते हैं कि हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो जहाँ पे हमें PSL की अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ से एक और आइडिया इमर्ज होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे एक पूरा विजेट लगा देते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे आप अपना नंबर पुट करो, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PSL की जो अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड किया करेंगे और रियल टाइम किया करेंगे। आप उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं कि API से, वो जो ही बॉल बाय बॉल अपडेट है वहाँ उनको सेंड कर दे। बहरहाल बहुत कुछ हो सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने PSL के दौरान लेट्स सपोज 10, 15, 20 हज़ार या इससे भी ज़्यादा नंबर्स इकट्ठे कर लिए। अब नेक्स्ट कोई भी आप नई वेबसाइट बनाते हैं या कोई अगली लीग आ जाती है, तो आप उन तमाम लोगों को एक मैसेज फेंकेंगे और अपडेट देंगे, और अपडेट के साथ ही अपनी वेबसाइट का URL दे देंगे। अब लेट्स सपोज अगर 10-20 हज़ार बंदा है, या इस काम के लिए आप डिस्कॉर्ड के जो ग्रुप्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। व्हाट्सएप पे डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन है। तो बहरहाल आप नंबर्स इकट्ठे करते गए, अब आपके पास लिस्ट बन गई। आप उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप उनको वेबसाइट पिच कर सकते हैं, आप उनको शर्ट्स बेच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी डेटा को गैदर करने का एक यूनिक और क्रिएटिव वे हो सकता है कि आप आने वाली ट्रैफिक को अपने पास किसी न किसी तरह स्टोर करते जाएं। HPSL हाईलाइट्स, अगेन ये बहुत ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है, लेकिन यूट्यूब पे अगर हाईलाइट्स आ रही हैं तो फिर जो ज़्यादा चंक है वो यूट्यूब के पास ही जाता होता है। तो लेकिन फिर भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अभी देखें PSL हाईलाइट्स, PSL होस्ट, PSL हाई स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, PSL हाईएस्ट रन स्कोरर। अब इनको कंबाइन करेंगे। अच्छा, आपने इमेजिन ये करना है कि मैं इन कीवर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन करता जा रहा हूँ, आपने इसको लीव नहीं कर देना। मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, एक एक करके वहाँ पे पेस्ट करूँगा तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अच्छा, अब मैंने PSL को A से लेकर Z तक, 1 से लेकर तकरीबन 10 तक मैंने तमाम कम्बिनेशंस यूज़ करके मेन कीवर्ड्स अपने पास नोट डाउन कर लिए। अब देन मैं इनको क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा, और इनमें जो सिमिलर इंटेंट के कीवर्ड्स होंगे उनको एक ही आर्टिकल में कवर करूँगा, और मैं अपनी कंटेंट को पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मेरे सामने एक प्लान होगा कि यार मेरे पास कितने कीवर्ड्स हैं, उनको आफ्टर ग्रुपिंग मेरे पास टोटल टॉपिक्स कितने बच गए हैं, अब मुझे कितने आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। इवेंट ब्लॉगिंग में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताता जाऊं कि इसमें आपने जब न्यूज़ ब्रेक करनी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऐसा नहीं करना कि आज लेट्स सपोज मैच हो रहा है या आज कोई चीज़ अपडेट आई है तो आप कल जाके उसके बारे में अपडेट लिखें, वो यूज़लेस है, बेकार है, ऑब्सोलीट है। आपने इसमें टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। इवेंट ब्लॉगिंग में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें आपने न्यूज़ ब्रेक करनी है, ताकि आप एज अ सोर्स कंसीडर हों और एज एन अथॉरिटी कंसीडर। बेसिक प्लानिंग के बाद अब बारी आती है डोमेन नेम सिलेक्शन की। तो इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं SEO के मॉड्यूल में कि एक अच्छा डोमेन नेम कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है और हमने उसको कैसे चेक करना है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, कुछ नई चीज़ें में भी इसमें ऐड हो जाएं। इवेंट ब्लॉगिंग के मामले में आपको याद होगा हमने 3 टाइप्स की जो डोमेन नेम है उनका जिक्र किया था। एक ब्रांडेड थी, एक EMD थी, एग्जैक्ट मैच डोमेन, और एक पार्शल मैच डोमेन थी। इवेंट के मामले में कोशिश करें कि आप EMD के साथ जाएं। EMD जिसमें आपके इवेंट का जिक्र हो। अगर आपने उसको रिकरिंग बेस्ड बनाना है, आपको लग रहा है कि इस दफ़ा भी मैं रैंक करूंगा और उसको हर साल में रिपीट करूंगा और उससे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, तो PMD भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। PMD में आपके इवेंट का नाम आएगा और उसके साथ ही कोई और वर्ड भी आ सकता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं PSL को, तो PSL हब, PSL द PSL,
PSL हट, इसके साथ आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपने ये ख्याल करना है कि आपने ईयर ऐड नहीं करना, क्योंकि हर साल जब आप उसको रिपीट करेंगे, जब वो इवेंट रिपीट होगा तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकें। अगर आप PSL 2022 या 2023.com लेते हैं तो वो ईयर की बेस पर आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा डोमेन नेम, आप उसको रिपीट करने में एक प्रोफेशनल लुक आपकी नहीं आएगी। तो आपने ईयर यूज़ नहीं करना, सिर्फ सिंपल पार्शियल मैच डोमेन यूज़ करनी है जिसमें PSL का, आपके इवेंट का जिक्र हो और आपने उसको लेके चलना है। सेकंड, आपकी जो डोमेन नेम है वो शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत लेंथी डोमेन नेम नहीं होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग्स कैजुअल .com एक लेंथी डोमेन नेम है, कोशिश करें कि शॉर्ट हो। उससे एक तो ये है कि आपकी जो डोमेन की ब्रांडिंग है वो बेहतर होती है, लोग उसको डोमेन के नाम से याद रखते हैं और वो एक ब्रांड भी कल को बन सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट है कि कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी चाहिए। इसमें अगेन .com इज़ बेटर, वो हर तरह से बेहतर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन की एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इवेंट है तो आप .io ले सकते हैं, .tech ले सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट की अगर बात करें तो .cricket डोमेन नेम भी जो एक्सटेंशन है वो भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर आपकी कोई वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो आप .ai भी ले सकते हैं। इसी तरह कोई फैशन से रिलेटेड है तो .style भी ले सकते हैं। तो अब जो डोमेन की एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन याद रखें वही यूज़ करें जो पॉपुलर एक्सटेंशन हो। किसी ऐसी एक्सटेंशन के पीछे ना जाएं जो कि बिल्कुल जिस तरह XYZ है, उसके पीछे उसको छोड़ दें, उसके पीछे ना जाएं। इसी तरह .site है, .online भी हो सकती है, .live भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो पॉपुलर हो, वाइडली एक्सेप्टेड हो, आपने उस तरह की डोमेन की एक्सटेंशंस गूगल पे रैंक होता देखी हो, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट एक हो सकता है कि आपने डोमेन नेम की सिलेक्शन में और एक्सटेंशन के मामले में कैसे चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, नंबर्स, हाइफन्स, डैशेस, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। मतलब स्ट्रेट आपका डोमेन नेम हो, शॉर्ट हो, मेमोरेबल हो, याद रह जाने वाला हो, ब्रांडेड हो, आपको लगे कि किसी कंपनी का नाम है या किस इसके पीछे कोई बड़ा ब्रांड है उसका नाम है, ताकि देखें मकसद क्या है, गोल अंडरस्टैंड कर लें। गोल ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को ब्रांड बनाना है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है जिसको लोग आके डायरेक्टली टाइप करके भी उसको विजिट करते हो, गूगल में आपके डोमेन का नाम सर्च करते हो, गूगल में आपकी डोमेन के नाम से सर्च वॉल्यूम क्रिएट हो चुका हो। तो जब आप एक ऐसे लेवल पे आते हैं, तो ये मैं साथ आपको एक बोनस टिप भी दे रहा हूं, जब आप ऐसा लेवल अचीव करते हैं तो आपको गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, गूगल की अपडेट्स हैं, उनसे भी आप बहुत हद तक बचने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत हद तक सेफ हो जाते हैं। अगर आप डेफिनेटली ब्लंडर्स नहीं कर रहे तो छोटे मोटे जो इश्यूज हैं उनसे आप बच जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आएँ तो अपनी बिजनेस को, अपने ब्रांड को, अपने डोमेन को एक अथॉरिटेटिव एसेट, एक अथॉरिटेटिव ब्रांड के तौर पे मार्केट में रिकॉग्नाइज करवाएं। डोमेन नेम के आइडियाज़ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि जो आपका ब्रेन है यहीं से आपकी डोमेन नेम का आइडिया जनरेट होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो 45 बल्कि अब तो 50% से भी क्रॉस कर चुकी है, स्टंटेड ग्रोथ है, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीज़ों को परेशानी होती है उनमें डिसीजन लेने में। कोशिश करें कि डोमेन नेम आप खुद सेलेक्ट करें, डोमेन का नाम आप माइंड से निकलना चाहिए, इसके लिए टूल से अवॉइड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो स्टंटेड ग्रोथ है, मतलब वो क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती, चीज़ों की इनोवेशन की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होती। तो फिर भी अगर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं डोमेन का नाम तो बहुत अच्छा है। अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते तो डोमेन नेम जनरेटर ये कीवर्ड है, इसको आप गूगल में सर्च करें, बहुत सारे टूल्स आपके सामने आ जाएंगे, उनको आप बेसिक आइडिया दें, अपने इवेंट का नाम दें, वो आपको डिफरेंट
जो आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट सजेशंस होंगी, वो आपको रिकमेंड कर देंगे। आप उनमें से कोई जो आपको बेहतर लगे उसमें से चूज़ करके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स ना हो, डैशेस ना हो, शॉर्ट हो, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, मेमोरेबल हो, ब्रांडेड हो। अब पीएमटी के साथ जाएं फिर भी ठीक है, लेकिन आपके इवेंट का नाम उसमें ज़रूर आए, ताकि आपको एक अथॉरिटी उस इवेंट पे कंसीडर हो। हाँ, अगर आप पीएमटी के साथ नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि यार मैंने ओवरऑल जाना है, इवेंट वाले मामले में कोशिश करें कि आपके इवेंट का नाम आपके डोमेन के अंदर ज़रूर आए। इसका बहुत बड़ा एज होता है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग है, किसी और चीज़ में जा रहे हैं, उसमें भी आपको याद होगा कि मैंने आपको पीएमडी ही रिकमेंड की थी, लेकिन उसमें आप ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो फ्लिपेबल एसेट होता है, वो चीज़ें बिक सकती हैं। इवेंट ब्लॉग बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते, इससे फ्लिपिंग के बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बायर होता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत शेक होता है, वो आपके ग्राफ्स ऊपर नीचे जाता देख रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी प्राइस नहीं लगाता आपकी वेबसाइट की। लेकिन अगर आप इसको रिकरिंग पेमेंट के सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हर साल आप उस इवेंट को कवर करें, उस इवेंट से रिलेटेड कैटेगरी के जो इवेंट्स हैं आप उनको भी कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि डोमेन को रजिस्टर कहाँ से करना है। इसको अगेन मैं आपको रेफर करूंगा, एसईओ वाले मॉड्यूल में हमने इस पे बड़ी डिटेल में बात की थी। कुछ डोमेन रजिस्ट्रार्स भी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाए थे, जिसमें नेम सिलो, नेम चीप, सिंबल होस्ट, मिडल होस्ट, इस तरह के बहुत सारे आपको कंपनीज मार्केट में मिल जाएंगी, जिससे आप डोमेन भी ले सकते हैं और होस्टिंग भी ले सकते हैं। तो ये था डोमेन नेम के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी सेशन, कि आपने इवेंट ब्लॉगिंग के मामले में डोमेन नेम की सिलेक्शन कैसे। अब बारी आती है इवेंट ब्लॉग पे कंटेंट राइट और पोस्ट करने की। जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग के सेक्शन में कंटेंट राइटिंग की क्लास ली थी, तो उसमें कंटेंट राइटिंग थोड़ी सी टफ है। अच्छा, ये क्यों टफ है? इवेंट ब्लॉगिंग में मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा इजी काम होता है? एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट बहुत इन डेप्थ, इन डिटेल्ड रिसर्च और न जाने क्या क्या चाहिए होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ब्लॉग का जो मेन कंटेंट है, जिसको एक्चुअली हम यूज़र को शो करवाते हैं, या यूज़र को हम प्रॉमिस करके आते हैं कि आपको ये चीज़ मिलेगी, वो इवेंट ब्लॉग में डिफरेंट होता है, एफिलिएट ब्लॉग में डिफरेंट होता है, और इसी तरह डिफरेंट निश की बेस पर डिफरेंट चीज़ हम प्रॉमिस करके आते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पीएसएल पर एक वेबसाइट बना रहे हैं और पीएसएल की स्ट्रीमिंग के बारे में बता रहे हैं, तो यूज़र क्या सोच के आएगा या क्या एक्सपेक्ट करके आएगा? वो ये एक्सपेक्ट करके आएगा कि मुझे एक वेबसाइट पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें लाइव मैच स्ट्रीम हो रहा होगा। तो हमारा जो मेन कंटेंट है वो क्या हुआ? एक लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो। जबकि एफिलिएट ब्लॉग में जो कंटेंट होता है वो एक रिटन इन डेप्थ रिसर्च चाहिए होती है, जिसकी बेस पर यूज़र ने ये डिसाइड करना होता है कि क्या उनमें से जो जिन प्रोडक्ट्स को हम रिव्यू कर रहे हैं उनमें से प्रोडक्ट बेहतर कौन सी है, या जिस प्रोडक्ट को हम बेहतर बता रहे हैं क्या उसको बाय करना भी चाहिए या नहीं। तो ये बेसिकली एक्चुअली डिफरेंस है इन दो कंटेंट के दरमियान। सो इवेंट ब्लॉग में एक मैं और आपको एग्जांपल दूं। लेट्स सपोज आप 10th क्लास का रिजल्ट पे आपने वेबसाइट बना ली, तो इसमें आपका मेन प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या होगा? यूज़र आके आपका कंटेंट पढ़ने नहीं आए, वो रिजल्ट देखने आए हैं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक इनपुट फील्ड है, वहाँ पे वो अपना रोल नंबर पुट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और उनको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने कंटेंट पे कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, कितना डिटेल्ड कंटेंट लिखा हुआ है। वो ये काम करने नहीं है, वो देखने नहीं है, वो अपना रिजल्ट मालूम करना चाहते थे। आपकी वेबसाइट पे उन्होंने रोल नंबर पुट किया और उनको रिजल्ट का पता चल गया। इसी तरह लेट्स सपोज आप किसी ड्रामा के बारे में पुट करें कि हम आपको इस ड्रामा की फलां एपिसोड हमें मिलेगी, तो इसमें प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या हुआ? एक वीडियो। इसी तरह कोई क्रिकेट की हाइलाइट्स देखने आता है, तो उसमें प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या होगा? हाइलाइट्स की वीडियो इंस्टेड ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट। इसी तरह अगर कोई लाइव स्कोर कार्ड देखने आया है आपकी वेबसाइट पे, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे वहाँ पे लाइव स्कोर कार्ड या लाइव कमेंट्री मिलेगी। वो ये जानने नहीं आया कि आपने उन प्लेयर्स के बारे में, उस मैच के बारे में कितना डिटेल्ड और कितने हज़ार वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। तो ये डिफरेंस होता है डिफरेंट निशेस के कंटेंट के अंदर। जब एफिलिएट मार्केटिंग का जो कंटेंट है वो इसलिए बहुत सेंसिटिव होता है,
या उसको बहुत डिटेल में लिखते हैं या उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें मेन जो प्रॉमिस चीज़ है वो है ही प्रोडक्ट का रिव्यू। तो उसमें ज़रूरी है कि हमने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया हो, यूज़ ना किया हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ हमें एनालाइज किया हो, रिसर्च किया हो, ताकि हम यूज़र को बेहतर से बेहतर सजेशन दे सकें और उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि दोनों कंटेंट का डिफरेंस क्या है। और ये बिल्कुल अगेन मैं बता दूं, बेस करता है आपके कंटेंट की टाइप में और आपकी नीश की, जिस पे वेबसाइट खड़ी करने जा रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इवेंट ब्लॉग के मामले में हमने कंटेंट को किस तरह अलाइन करना है, किस तरह लिखना है और किस तरह पोस्ट करना है। लेट्स गो। ओके, तो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे हम कवर कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को। अब उस पे हमारी कंटेंट कवरेज हो गई जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और अब हम कंटेंट किस तरह राइट करेंगे हर आर्टिकल पे, जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया था अपने प्रीवियस मरहले में। हाउ टू वॉच स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड इंडिया। अब मुझे ये कीवर्ड मिला कि स्टार स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और आईपीएल इस पे ही ज़्यादा देखा जा सकता है, तो और इंडिया के बाहर कैसे देखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ आपको क्रिकेट के बारे में या जिस निश पे आप काम कर रहे हैं मैं बताता होता हूँ कि इस पे जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। अगेन बार बार रिपीट मुझे कुछ बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप जो बच्चे होते हैं ना वो समटाइम्स चीज़ों को लाइट लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाद में कुछ अर्से बाद जाके उनके लिए परेशानी बनती है। जो टूल्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो टूल्स हैं ये हमारी हेल्प के लिए हैं। हम इन पे फुली रिलाय नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। जितना हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम जो टूल्स पे रिलाय है वो कम से कम करते जाएंगे। अच्छा, जब आप क्रिकेट के गीक होते हैं, जब आप लेट्स सपोज फुटबॉल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो कि आम यूज़र को, जो एक आम बंदा जो क्रिकेट में या फुटबॉल की बात करें तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको पता नहीं होती। अब टूल्स भी आपकी लिमिटेड हेल्प करते हैं। तो मैं इसमें आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वो टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो, या आप एक ऐसी नीश पकड़ें जिस पे आप कंटिन्यूसली 2-4 साल काम कर सकें। उससे होगा ये कि आपको उनके दरमियान छुपी हुई कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसमें शायद आपकी टूल भी हेल्प ना करे, जिसमें शायद आपको आपको गूगल भी शायद उस तरीके से हेल्प ना करे। इसमें मैंने एक आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि पीएसएल का एक कीवर्ड है कैच अ करोड़। सिर्फ इस कीवर्ड से अगर आप गूगल करेंगे या अगर यूट्यूब करेंगे या आप इसका डेटा देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि ये एक कीवर्ड आपको हजारों डॉलर दे सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करें तो सिर्फ इस एक कीवर्ड ने एक ब्लॉग पे हजारों जो डॉलर हैं वो अर्न करके दिया। इसी तरह मैंने एक इंडिया का एक इवेंट ढूंढा, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड था, तो जिसने मुसलसल मुझे लाइक 40-50 हज़ार डॉलर जो है ना वो अर्न करके दिए, और हर साल 10-12-15 हज़ार डॉलर वो देता था। और बिल्कुल छोटा सा इवेंट था, गूगल पे भी उसका कोई जिक्र इतना ज़्यादा नहीं था, उतना ज़्यादा उसके बारे में बातें भी नहीं होती थी, टूल्स पे भी इतना ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं था। क्योंकि मैं क्रिकेट का गीक था, क्योंकि मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम करता था, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम करता था, तो इसलिए मुझे आइडिया हो गया था कि कौन सी चीज़ अब हिट होनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्च होनी है। तो इसलिए किसी एक ऐसी नीश को पकड़ें जिस पे आप वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका नाकाम भी हो, लेकिन ग्रेजुअली आपको उसके बारे में बहुत डीप पता चलता जाएगा। आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कीवर्ड हिट होगा जो कि आउट ऑफ आउट ऑफ वर्ल्ड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये चीज़ भी हिट होनी थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप उस एक कीवर्ड को भी टारगेट करेंगे तो वो अकेला आपको हजारों डॉलर दे जाएगा। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल भी आपको कोट की थी कि मेरी एक ट्रेनिंग में थर्ड बैच था, तो उसमें मैंने एक इवेंट के बारे में बताया कि जिसने इस इवेंट को कवर कर लिया वो कम से कम 20-25 हज़ार डॉलर बना लेगा। अब बहुत सारे बच्चों ने उस पर वेबसाइट बना ली। हुआ ये कि एंड टाइम पे वो इवेंट कैंसिल हो गया। अब वो बड़ा अजीब सी सूरत हाल हो गई कि लोगों ने 5-6 महीने काम भी किया, इवेंट कैंसिल हो गया, लेकिन उससे मजीद जो रास्ते थे ना वो खुल गए। उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स और आ गए जो कि उसी वेबसाइट पे बिल्कुल सिमिलर से इवेंट थे, उसी वेबसाइट पे कवर हो गए। तो उससे ये हुआ कि जो उस इवेंट
जो इवेंट उनको शायद 10-15 हज़ार डॉलर देने थे, वो रिकरिंग हर साल उनको हज़ारों डॉलर देने का सोर्स बन गया। तो इसलिए अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपने जल्दी नहीं करनी। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो इम्पेशेंट होते हैं, जो ओवरनाइट हज़ारों लाखों डॉलर चाहते हैं। एक टाइम आता है कि आपको एक दिन में हज़ारों डॉलर मिलते हैं, लेकिन उस टाइम को आने का आपने इंतज़ार करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने मेहनत नहीं छोड़नी। बहरहाल सादी सी बात ये है। ओके, तो नेक्स्ट है द मेगा इवेंट of the most exciting cricket league is around the corner, and you won't like to miss the thrilling live action. It is easy to watch IPL in India, but watching live streaming of IPL outside of India is challenging and sometimes bit costly. जो पहला पैराग्राफ होता है, इसमें भी दो तरीके होते हैं आप इसको लिखने के। एक तो आप ये बता दें, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू वॉच IPL लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल एक पैटर्न सीधा सीधा हो गया। दूसरा है कि आप उसको थोड़ा सा थ्रिलिंग करें, आप उसमें प्रॉब्लम का जिक्र करें, प्रॉब्लम को आगे चल के आपने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अच्छा, जब प्रॉब्लम आप यूज़र की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उसको समझ आएगी कि हाँ, इसमें ये जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा है, यही प्रॉब्लम तो मैं फेस कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक बहरीन में बैठा हुआ एक इंडियन, वो चाहता है कि मैं IPL देखूं। अब जब मैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ में उसकी प्रॉब्लम का जिक्र करूंगा कि IPL को स्टार स्पोर्ट्स में देखना है और बहरीन में किस तरह देखना है और फिर फ्री किस तरह देखना है, ये उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम एड्रेस होगी। उसको उसको हमने ट्रिगर किया। अब वो अल्टीमेटली हमारा बाकी का आर्टिकल या बाकी की जो डिटेल है वो भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई कि यार इसमें मेरी ही प्रॉब्लम का जिक्र हो रहा है, तो आगे जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा वो मेरे लिए ही सोल्यूशन है। तो आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने यूज़र की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसमें डिटेल में जाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इज एन इंडियन ग्रुप ऑफ मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स ओन्ड बाय स्टार इंडिया ग्रुप। अब उसके बारे में डिटेल लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि भाई किस तरह देख सकते हैं। इन इंडिया, US एंड कनाडा हॉटस्टार इज अवेलेबल। अब देखें ना, अब यहाँ पे हम एक्चुअली जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे थे उसका सोल्यूशन ऑफर करें। तो यहाँ पे जब हम सोल्यूशन ऑफर करेंगे ना, तो बेहतर है उसको आपने खूबसूरत, जिसमें मैं UI का जिक्र करता था, यूजर इंटरफेस का, लेआउट का, उसको आपने इंटरेक्टिव बनाना है। आपके जो मेन कंटेंट है जिसको आपने प्रॉमिस किया हुआ है और जो एक नॉर्मल कंटेंट है, उसके अंदर वाजे डिफरेंस फील होना चाहिए। जब यूजर आए तो उसको पता चले कि ये वाली जगह है जहाँ पे मेरा सोल्यूशन पड़ा है, तो उसको आपने डिस्टिंग्विश करना है। बाकी ऊपर का कंटेंट अलग, नीचे का कंटेंट अलग, जो दरमियान में होगा या तो उसको आप अलर्ट बॉक्स बना देंगे या कोई इन्फो बॉक्स बना देंगे या उसको आप लिस्ट बना देंगे। कुछ भी इस तरह का करना है कि वो बाकियों से डिस्टिंग्विश हो। अच्छा, यू विल फाइंड लेस कंटेंट देन इंडिया एटसेट्रा। यू कैन यूज द प्योर VPN। अब यहाँ पे हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एडसेंस के जरिए मोनेटाइज करते हैं। अब यहाँ पे यूज हुआ प्योर VPN, ये VPN का जिक्र हुआ। आपको पता है कि VPN एक बहुत बड़ी इटसेल्फ निश है और एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया है। ये जो VPNs होते हैं, ये आपको बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू देते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट पे इनकी प्रोडक्ट्स को, VPNs को प्रमोट करें। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मैं यू कैन यूज द प्योर VPN। अब यहाँ पे मैं उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा इवेंट ब्लॉग भी चल रहा है। अब मैं प्योर VPN पे जाऊँगा या जो भी अच्छा VPN प्रोवाइडर होगा उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, उनका एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करूँगा, उस पर साइन अप करूँगा और वो जो लिंक देंगे उस लिंक को मैं यहाँ पे इस प्योर VPN के जो टेक्स्ट है उस लिंक से मैं लिंक कर दूंगा। तो जब भी कोई यूज़र आएगा, आपने उसको बताया कि भाई आपने देखना है तो प्योर VPN यूज़ करो, और यहाँ पे क्लिक करेगा, उधर जाएगा, साइन अप करेगा, हमारे एफिलिएट कमीशन जो है वो हमारे अकाउंट में ऐड अप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं थ्रू इवेंट ब्लॉग। इसी तरह कोई एक ऐसा इवेंट है, मैं आपको बताऊं कि कोई फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, रग्बी का कोई इवेंट हो रहा है, कोई USA में कोई अवार्ड्स हो रहे हैं। अब उस अवार्ड्स में क्या होगा कि लोग सर्च कर रहे होंगे कि भाई लाइव किस तरह देखना है, लाइव किस तरह देखना है। अब वो लाइव आपने रैंक करना है। जब वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे, आपने लाइव स्ट्रीमिंग अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो कर देंगे, साथ ही उसको एक और ऑप्शन भी देंगे कि भाई ये प्रीमियम
कंटेंट ये है, इस पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। वहाँ उसको आप CPA या एफिलिएट की जो प्रोडक्ट होगी, जो लिंक होगा, उसके ज़रिए मोनेटाइज करेंगे। अब आपके पास ट्रैफिक आ गई, यूज़र वहाँ से गया एफिलिएट के पास आपके, और उसने आपको कमीशन दे दिया। और याद रखें, ये जो प्राइवेट एफिलिएट नेटवर्क्स होती हैं, ये आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं। अमेजोन तो शायद आपको 3 से 10% देता है, बल्कि जबकि इन जैसे ये जो प्योर VPNs हैं या इस तरह की जो एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं, वो आपको 50% तक भी देते हैं। लेट्स सपोज अगर उनकी $100 की सेल हुई है, तो हो सकता है कि आपको $200 दे दें कि आपने उनके पास एक क्लाइंट भेजा और सक्सेसफुल क्लाइंट भेजा। खैर, अच्छा, यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि भाई आपने ये काम करना है, स्टेप 2 ये काम करना है, स्टेप 3 ये काम करना है, फाइनल स्टेप है हॉटस्टार पे लाइव स्ट्रीमिंग यू देखनी है। अच्छा, इसको थॉरोली आपने डिटेल में लिखना है। ये नहीं करना कि आपने एक मेन चीज दे दी बस खत्म। हमने कंटेंट प्रोवाइड करना है और तमाम एस्पेक्ट से करना है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होगी जितनी हमारे एफिलिएट वाले कंटेंट के अंदर थी। तो यहाँ पे आपने डिटेल में लिखना है, और ये आप देख लें, फ्री अल्टरनेटिव्स, फैक्ट्स। खैर, अब आपको यहाँ से ये अंदाज़ा होना चाहिए कि गूगल पे इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स सर्च हो रही हैं। ये काम हमने कंटेंट कवरेज वाले मरहले में करना है, जब हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, कीवर्ड्स को कंबाइन किया था, ग्रुपिंग की थी, और उन ग्रुपिंग की बेस पे हमने टॉपिक असाइन किए थे, और पहला टॉपिक हमने ये कवर करना है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट लिखेंगे डिटेल इन डेप्थ। आप अपने कंपेटिटर से भी आइडियाज ले सकते हैं, और लेंथ का आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं, क्वालिटी का आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, आपने बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं करने। ओके, अब हम एक लाइव ब्लॉग देखते हैं जिसपे हमने कुछ इवेंट ब्लॉग के बारे में कंटेंट को पोस्ट कर रखा है। अब हाउ टू वॉच वर्ल्ड कप 2023 लाइव स्ट्रीमिंग इन ऑल कंट्रीज। अब देखें, अब ये अब ये बेहतरीन चीज़ है। देखिए, आपने सबसे पहले इवेंट का जिक्र किया, ये बताया कब शुरू होगा, कहाँ पे शुरू होगा, कितनी टीम्स हिस्सा लेंगी। बस देखें, पहला जो पैराग्राफ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपने, अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट में सोल्यूशन देना है। अब यहाँ पे हाउ टू वॉच, अब ये सोल्यूशन की बारी आ रही है। यहाँ पे सब्सक्राइब इस तरह करो, डाउनलोड करो, एटसेट्रा, जो भी है अपना। इंडिया में देखना है तो डीडी स्पोर्ट दिखाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखना है तो फॉक्सटेल स्पोर्ट दिखाएगा, न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में विलो दिखाएगा, पाकिस्तान में PTV स्पोर्ट दिखाएगा, यूके में एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने इसको इन डेप्थ, इन डिटेल लिखना है, क्योंकि किसी और ने आपसे ज़्यादा डिटेल में लिखा, बाकी सब चीज़ें हम कांस्टेंट रखें तो डेफिनेटली लेवरेज उसको ज़्यादा मिलेगी। तो आपने, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है, हमने अपने पेज को इन 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 ऑल एस्पेक्ट्स कंटेंट रिच रखना है, कंटेंट देना है। तो इसी तरह आप देखें, हाउ टू बाय UAE टिकट्स, वेन्यूज, ऑल टीम्स, प्लेयर लिस्ट, कैप्टन्स, ओनर्स एटसेट्रा। अब देखिए, यहाँ पे हमने प्लेयर्स की लिस्ट दी। इससे अगर आप एक स्टेप आगे जाए ना, प्लेयर्स की बायो भी दे दें। लेकिन हम कंटेंट कवरेज को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो आप प्लेयर्स की बायो भी दे सकते हैं। इस तरह आपने टीम की डिटेल दे दी, हेड कोच ये हैं, दिल्ली कैपिटल है, पंजाब किंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह आप अपने कंटेंट को, कंटेंट कवरेज को स्ट्रॉन्ग करना है। इवेंट ब्लॉग में कंटेंट कवरेज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है। अगर आपकी कंटेंट कवरेज लूज हुई, अगर आपने कंटेंट की फ्रीक्वेंसी लो रखी, तो आपका इवेंट ब्लॉग रैंक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको लाइव पोस्ट किस तरह करना है। तो पोस्टिंग का आइडिया भी सेम वही करना है जो हमने एफिलिएट वाले सेक्शन में किया था। कोई नई चीज़ इस तरह की होगी नहीं, बट स्टिल आप लोग प्रैक्टिस पे बड़ा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ध्यान दे रहे होंगे। तो हम यहाँ पे अपने वर्डप्रेस में लॉगिन होते हैं और पोस्ट में जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम अपने वर्ड से हम अपना कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इस कंटेंट को हमने डेफिनेटली थोड़ा सेट करना है। टाइटल को मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं हेडिंग लगा सकता हूँ इस पर। तो इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, स्टेप 1। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको बटन लगाऊं, मतलब सेंटर में आए बटन, और बड़ा खूबसूरत प्यारा सा बटन हो।
ये डिटेल में आप देख चुके हैं, आप दोबारा ये करने बैठेंगे तो टाइम ही इन्वेस्ट होगा। तो इस तरह फाइनल स्टेप, हाउ टू वॉच, आपने हर चीज़ों को, जहाँ पे लिस्ट बनती है लिस्ट लगानी है, जहाँ पे इमेज लगता है इमेज लगाना है, जहाँ पे हेडिंग आती है हेडिंग लगानी है। तो इसको ब्यूटीफाई करना है इस कंटेंट को बेसिकली। तो इस तरह करके आपने इस पे इमेज लगानी है, जहाँ जहाँ भी इमेजेस लग सकती हैं वो लगानी है। कोशिश करें कि किसी कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं वो उठा लें, उसको एडिट करें, दो इमेजेस को कंबाइन कर लें ताकि एक यूनिक प्रोडक्ट आपके सामने है। और इस तरह करके आपने फीचर्ड इमेज पोस्ट करनी है। फीचर्ड इमेज के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड ऑल डन। इसके बाद इंटरलिंकिंग जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हॉट स्टार के बारे में मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, तो इस हॉट स्टार के वर्ड को मैं लिंक कर दूंगा अपनी ही वेबसाइट के उस पेज से जो कि हॉट स्टार को कवर कर रहा है। इसी तरह अगर कहीं पे इंडिया की टीम का जिक्र आ रहा है तो मैं इंडिया का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा उसको लिंक कर दूंगा इंडिया की टीम के रेलेवेंट पेज से। तो इस तरीके से आपने इंटरलिंकिंग का भी खास ख्याल रखना है, लिस्ट का भी खास ख्याल रखना है, जहाँ पे टेबल बनेगी आपने टेबल बनानी है। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके दोस्तों, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट मरहला आता है, वो है ऑन पेज और इवेंट ब्लॉग। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सारी वही चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग में या उसके मॉड्यूल में, वही चीज़ें आप इवेंट ब्लॉग में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। खैर, मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा मज़ीद इसको इन डिटेल देख लेता हूँ। देखें, इवेंट ब्लॉग में हमने करना ये होता है कि हमारे पास लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, हम फ्रीडम लेते हैं, हम लेवरेज लेते हैं, हम थोड़ा ओपनली खेलते हैं। एफिलिएट ब्लॉग में हमने बहुत सारी चीज़ों का ना ख्याल रखना होता है, हम थोड़ा केयरफुल रह के प्ले करते हैं। वाइल इन इवेंट ब्लॉग इसमें हमने ओपन जाना है। क्यों? क्योंकि वो हमने सदाबहार चीज़ चलानी है। इसमें हमने 6 महीने साल में एक इवेंट पकड़ना है, उसको रैंक करना है, और हमारे कंपेटिटर भी ऑलमोस्ट इवेंट ब्लॉगिंग वाले ही लोग होते हैं। तो इसमें हम लेवरेज लेते हैं, हम थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, कंटेंट की पोस्ट करने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, कंटेंट पोस्ट ज़्यादा किया जाता है, टॉपिक ज़्यादा होते हैं, कंटेंट की कवरेज ज़्यादा होती है, और हर चीज़ को हम पेस से लेके चलते हैं। अच्छा, अभी चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ कि हमने इवेंट ब्लॉग की ऑन पेज में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेट्स गो। ओके, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑन पेज में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। रैंक मैथ हम इंस्टॉल कर चुके हैं, उसकी सेटिंग्स को हमने वैसा ही रखा जैसे एफिलिएट ब्लॉग में रखा था। अब हमने कंटेंट पोस्ट किया और यहाँ पे इस कॉर्नर में रैंक मैथ के कॉर्नर में क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, आपके यूआरएल इस तरह दिखेगा, टाइटल इस तरह दिखेगा, डिस्क्रिप्शन इस तरह दिखेगी। अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हम एडिट भी कर सकते हैं। याद रख, कोशिश करें कि आपके जो कीवर्ड होता है जिसको आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं वो टाइटल के इस तरफ रहे, मतलब स्टार्ट में रहे। इसी तरह परमालिंक को भी आपने सेट करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है और शॉर्ट रखना है। इसमें आपका सिर्फ मेन कीवर्ड ही आएगा। डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली वो एग्जर्ट से भी आप उठा सकते हैं और ख़ुद भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फोकस कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू भी हैं, मतलब एक टाइम पे आपको फोकस कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली जब आप स्टार्ट ले रहे हैं, ब्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने फोकस कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना है। फोकस कीवर्ड ये होगा कि आपके कंटेंट का जो मेन कीवर्ड है उसको आप एज अ फोकस कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसमें हाउ टू वॉच स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड इंडिया, अब इसको आप गूगल करेंगे, गूगल में जो मेन कीवर्ड मिलेगा वो आप यहाँ पे आके पुट करेंगे, और इसका स्कोर आपने कोशिश करनी है 100 हो, अगर नहीं भी होता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बेस्ट एसईओ में 5 एरर दे रहा है। ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल, आपने जो फोकस कीवर्ड यहाँ पे पुट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि क्या टाइटल में वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं लेट्स सपोज इसको स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग ही कर लेता हूँ। अब ये देखें, पूरे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, ये मेरा जो पहला कीवर्ड होगा उसको भी ये मेटा डिस्क्रिप्शन उठा लेगा, स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग। अब अगर मैं इसको स्टार्ट में ले जाऊं तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई होप कि अब ये हो गया। फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो हमारा मेन कीवर्ड है स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग,
ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट बन गया, क्योंकि पहले पैराग्राफ का जो शुरू का कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाते हैं। यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। यूआरएल का यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि परमल लिंक हमने सेट नहीं किया, बस इसको सेट करेंगे तो इसका जो यूआरएल है वो भी यही बन जाएगा जो हमने यहाँ पे टाइटल में दिया है, लेकिन हमने उसको शॉर्ट रखना है। लेट्स सपोज अगर हमारा मेन कीवर्ड है स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग, तो बजाय इसके कि ये पूरा जो टाइटल है वो उसका यूआरएल बने, हम सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग ये वाला वर्ड देकर उसको यूआरएल में ऐड करेंगे। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, यहाँ पे शो हो गया है, दैट्स फाइन। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, content is 1097 words long, good job. Additional focus keyword not found in subheadings like H2, H3, H4। अब यहाँ पे हमने जब H2, H3 या कोई भी यूज करेंगे, फ्री क्रिकेट ऑन स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग, अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो अब ये वाला मसला भी हल होना चाहिए, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं करवा रहा। खैर यहाँ इसको हेडिंग हम मार्क करेंगे तो शो करवा देगा। एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज एन एल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट के तौर पे आपने अपना मेन कीवर्ड देना है और एक इमेज ऐड करनी है। हमने यहाँ पे इमेज कोई ऐड नहीं की हुई, इसलिए हमने आल्ट टेक्स्ट भी ऐड नहीं किया। फोकस कीवर्ड की जो डेंसिटी है 0.27 है, विच इज लो, खैर है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। खैर 1%, 0.5% से ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। यूआरएल इज 30 characters long, good job, great, you're linking to external resources, at least one external link with do follow found in your content, we couldn't find any internal links in your content। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपने प्योर वीपीएन जो भी होगा अपने इंटरनल लिंक भी इसको ऐड कर देना तो ये भी फिक्स हो जाएगा। वी हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। अच्छा, अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको याद होगा कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का हमने जिक्र किया था। अगर एक ही फोकस कीवर्ड होगा मल्टीपल पेजेस के लिए तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो यू हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, तो ये टिक का साइन है, गुड है। यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, नहीं भाई हम नहीं करेंगे। टाइटल रीडेबिलिटी, फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, जो अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था कि कीवर्ड आपके टाइटल के शुरू में पास होना चाहिए। योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड, एट your title doesn't contain a power word, add at least one your using number in your SEO title. Content readability, you seem to be using table of content to break down your text. At least one paragraph is long, consider using short paragraph। ये बात याद रखने वाली है, जो पैराग्राफ्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए, 2-3 लाइन्स पे मुश्तमिल हो तो इतना काफ़ी होता है। यू आर नॉट यूजिंग रिच मीडिया लाइक इमेजेस और वीडियोज़, अब आप इसमें इमेजेस ऐड करेंगे, वीडियो एम्बेड करेंगे, ट्वीट अगर एम्बेड हो सकती है वो करेंगे, तो आपका ये लास्ट वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड आई होप कि आपका यहाँ पे 100/100 स्कोर हो जाएगा। टाइटल का ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन का ख्याल रखना है, इमेजेस ऐड करने हैं, रिच मीडिया जिसके अंदर वीडियोज एम्बेड हो सकती हैं वो ऐड करनी है, कोई ट्वीट एम्बेड हो सकती है वो करनी है, अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करना है। बस मेन वही नॉर्मल से जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही इसमें यूज़ करने हैं। तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ टाइम बचे, तो मिलते हैं। जब हम बात करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग की ऑफ पेज एसईओ की, तो ये ऑलमोस्ट सेम है जो ऑफ पेज या जो लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स या जो लिंक बिल्डिंग के मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, तकरीबन सेम रहेंगे। डिफरेंस इसमें क्या आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसमें आपने, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी लेवरेज ले सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हैं। जब हम अपने ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर में अपने कंपेटिटर्स को रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि एंकर टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेंट ब्लॉगिंग के केस में आप उसमें भी थोड़ा सा अग्रेसिव जा सकते हैं, मतलब आप समहाउ 1-2%, 3% तक भी अपने जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं उनको एज एन एंकर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपको शुरू में एक बूस्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक होगी, लेकिन एंड पे जाके या बाद में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वेबसाइट को हिट लग सकती है। लेकिन उससे भी बचने का तरीका क्या है कि आपने एक दफ़ा वेबसाइट रैंक कर ली, आपने इवेंट उठा लिया, इवेंट से अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आपने जो बैकलिंक्स को क्रिएट किए थे, उन बैकलिंक्स को आपने या तो उनका एंकर टेक्स्ट एडिट कर दिया या आपने उनको डिसअवो ही कर दिया कि इनकी जो भी इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट पे पड़ रहा है वो ना पड़े, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये छोटी सा आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ साथ
अच्छा, इसमें जो मेन चीज़, एक और मेन चीज़ है, एक तो आप एंकर टेक्स्ट में थोड़ा अग्रेसिव चल सकते हैं। दूसरा, इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है आपकी अपनी वेबसाइट्स का एक नेटवर्क, जिसको आम फैम या एसईओ की लैंग्वेज में हम पीबीएन कहते हैं, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। बहुत कॉशन के साथ सुनना है, क्योंकि एक ट्रैप भी है। इस ट्रैप में आप ना आ जाइएगा। आपको बहुत ग्रुप्स में, बहुत जगहों पे ये सुनने को मिलेगा कि हम पीबीएन के लिंक्स भेजते हैं, आप हमसे पीबीएन के लिंक्स ले सकते हैं, आप हमसे गेस्ट पोस्ट लिंक ले सकते हैं। उनमें से 90% से भी ज़्यादा स्पैम होता है। स्पैम मतलब वो इसी काम के लिए बनाए गए होते हैं कि उन्होंने लिंक बेचने हैं। तो जो गूगल की आइज़ में एक दफ़ा आ गया कि ये एक पूरा नेटवर्क है जिसने सिर्फ लिंक बेचने की गर्ज से ही वेबसाइट बनाई हुई है, गूगल के एल्गोरिदम को ट्रिक करने के लिए सब कुछ बनाया हुआ है, तो वो उन उन पीबीएंस को उन पे पेनल्टी अप्लाई करता है, और वो पेनल्टी फिर वहाँ तक भी जाती है जिन वेबसाइट से उनको, उन वेबसाइट से जिन वेबसाइट्स को लिंक्स मिल रहे हैं। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो मैं इसमें आपको कुछ डूज एंड डोंट्स शेयर करूंगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तभी आप उन वेबसाइट से लिंक ले सकते हैं। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क एक्चुअली फुटप्रिंट्स छोड़ता है कि हमारी अपनी, लेट्स सपोज 10 वेबसाइट्स हैं, हमने 9 वेबसाइट से 10वीं वेबसाइट को लिंक दिया। अब 9 तगड़ी एक वेबसाइट से हमें जब 10वीं वेबसाइट को लिंक मिलेगा, तो उसकी जो रैंकिंग है वो अल्टीमेटली बूस्ट होगी। लेकिन उन 9 वेबसाइट्स को हमने मनी वेबसाइट्स लेके चलना है। मनी वेबसाइट कौन सी होती है? जो आपकी मेन वेबसाइट होती है, जिससे आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है। आपने उन 9 वेबसाइट्स को भी वैसे ही ट्रीट करना है। उनको जस्ट फॉर द लिंक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग लिंक्स नहीं बनाना। आपने उनको एज अ मनी साइट बनाना है। मतलब उनकी डोमेन भी नॉर्मल प्रीमियम होनी चाहिए, उन पे थीम यूनिक हो, उनमें कंटेंट बहुत अच्छा हो, उनकी भी प्रॉपर ऑफ पेज ऐसी हुई हो, और उन पे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। साइन मैं आपको बता देता हूं कि कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिटी पीबीएन है या नहीं है। ये मेरी अपनी वेबसाइट, जिस वेबसाइट से मैं लिंक ले रहा हूँ, लेना है या नहीं है, उस वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, तो अगर उसमें उन तमाम वेबसाइट से मैं अपनी वेबसाइट को लिंक ले लेता हूँ कि यार मुझे कॉन्टेक्चुअल लिंक भी मिल रहा है, वो उनका शायद मैंने डी आर भी किसी तरह इंक्रीज करवा लिया हो, उनसे लिंक मिल रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। वो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाएगा। आपने लिंक्स उन साइट से लेना है जो मनी साइट्स हो। निशानी क्या है? उन वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिस साइट पे आ रही है, वहां से लिंक लेना है। अच्छा, अब एक और ऑफ पेज का मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट ब्लॉकिंग के केस में साइट वाइड लिंक भी आप ले सकते हैं। मतलब आपने साइट बार में एक लिंक लगा दिया अपने ही पीबीएन पे या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जिस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो उससे आपको दर्जनों में भी सैकड़ों लिंक्स आपकी वेबसाइट को मिल रहे हो। अब ये ऑर्डिनरी ब्लॉग्स के लिए एक ब्लैक हैट आप कह सकते हैं टेक्निक है, लेकिन इवेंट ब्लॉगिंग के केस में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल है कि हमने क्विकली रैंकिंग को अचीव करना है। इवेंट पर वेबसाइट रैंक करनी है, वहां से रेवेन्यू जनरेट करना है। उसके बाद हम उससे बचने के लिए हम वो जो साइड वाइड लिंक्स थे, उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उनको हम डिसअबो भी कर सकते हैं, और उनसे इजहार ला ताल्लुकी भी कर सकते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ में आपने ख्याल रखना है कि 3 चीजें मैंने आपको बताई, बाकी हर चीज कांस्टेंट रहेगी। जो जो कुछ हमने लर्न किया था ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर्स में, वो सब कुछ अप्लाई होगा। लेकिन ये 3 चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा है, जिसमें हम थोड़ा लेवरेज ले सकते हैं। पीबीएन का इफेक्टिव यूज करना है, फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने। आपका डोमेन रजिस्ट्रार डिफरेंट हो, आपकी होस्टिंग डिफरेंट हो, आपका थीम डिफरेंट हो, कोशिश करें कि प्लगइन्स भी डिफरेंट हो। बहरहाल आपने फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने, अपने अपने कदम नहीं छोड़ने, जिनसे आपको ट्रैक करके आपको पकड़ा जा सके कि ये जो 10 वेबसाइट्स हैं, ये एक ही ओनर की हैं, ये सब इंटरलिंक हो रही हैं। और उनको आपस में इंटरलिंक भी नहीं करना। 9 वेबसाइट एक वेबसाइट को लिंक करें, जो आपकी मेन वेबसाइट जिसको हम रैंक करना चाहते हैं। अगर 9-10 वेबसाइट आपस में इंटरलिंक करेंगी, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये फुटप्रिंट्स लीव करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपको पकड़ाए जाने के लिए या पकड़े जाने के लिए काफ़ी साबित हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा सा फिर भी ड्राई लगा ये टॉपिक, तो डोंट वरी, इसको मजीद रिसर्च करें इस पे। लेकिन
ये काम नहीं करना कि आप किसी फेसबुक ग्रुप में जाएं, वहां से पीबीएन लिंक्स ले लें, वो स्पैमी लिंक्स होते हैं, उन पे ट्रैफिक नहीं होती। अगर ट्रैफिक वो आपको दिखाते भी है तो वो फेक की गई ट्रैफिक होती है। तो इनसे आपने कोशिश करना है कि बचना है, लेजिट लिंक लेनी है। अगर आपने पैसा कमाना है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, अपने ही एक वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट, मनी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट नहीं जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग लिंक बनाई गई हो, मनी वेबसाइट हो, आपने उनसे भी रेवेन्यू जनरेट करना हो। अगर उनसे लिंक लेंगे तो वो लेजिट है, उस पर गूगल को भी एतराज़ नहीं है, वो क्वालिटी लिंक होगा, उस पर ट्रैफिक भी होगी, तो वो आपको स्मूथली चलेंगी। और वो भी आपका एसेट है। मतलब आज आपने एक वेबसाइट बनाई, उससे इवेंट के जरिए रेवेन्यू जनरेट किया, अब नेक्स्ट किसी और इवेंट पर भी आप रैंकिंग जल्दी अटेन कर सकते हैं उन लिंक से जो आपकी अपनी वेबसाइट से बनाकर आप लेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा सिनेरियो समझ आया होगा। आप इन टर्म्स को जाके गूगल भी कर सकते हैं, मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों, हमने इवेंट ब्लॉग अब रेडी कर लिया है, उस पर कंटेंट पोस्ट कर दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक इवेंट सेलेक्ट किया था। इवेंट सेलेक्ट करने के बाद उस पर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की थी। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसकी कंटेंट कवरेज हुई थी। कंटेंट कवरेज के बाद हमने ब्लॉग सेटअप किया और ब्लॉग पर कंटेंट ऐड किया, अपनी वेबसाइट के लेआउट को बेहतर बनाया ताकि उसका अल्टीमेटली जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी टॉप नॉच हो। अब वेबसाइट को हमने मोनेटाइज करना है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारी वेबसाइट को तकरीबन 6 से 8 महीने गुजर चुके हैं, उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? तो वो सारे तरीके जो हमने एफिलिएट मार्केटिंग में पढ़े थे, वो सारे तरीके यूज़ हो सकते हैं इवेंट ब्लॉग को भी मोनेटाइज करने के लिए, जिसमें सर फहरिस्त है गूगल एडसेंस, अमेजॉन एफिलिएट। अच्छा, इसके साथ साथ और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। उन नेटवर्क्स का नाम भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिनमें एजोइक है और एट्सेट्रा। अच्छा, अब बात ये है कि हम ब्लॉग के लिहाज से, मतलब अगर हमारा इवेंट ब्लॉग किसी एक स्पेसिफिक नीश पर है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर है, हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली भी मोनेटाइजेशन मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लेट्स सपोज ब्लैक फ्राइडे या साइबर मंडे को कवर कर रहे हैं। अब साइबर मंडे में प्रोडक्ट्स बिकने वाली होती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अमेजोन के एफिलिएट बन सकते हैं, या जिन प्रोडक्ट्स को हम अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे हैं, अगर उनका कोई डायरेक्ट एफिलिएट हमें मिलता है तो हम उनके लिंक भी अपनी वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं ताकि यूज़र्स आएँ, उस पर क्लिक करें, वहाँ से जाके चीज़ बाय करें और हमें एफिलिएट का जो कमीशन है वो मिल जाए। इसके साथ साथ अगर हमारा नॉर्मल सा ब्लॉग है, उस पर हम गूगल एडसेंस के ज़रिए मोनेटाइजेशन एनेबल कर सकते हैं और गूगल एडसेंस से रेवेन्यू कमा सकते हैं। एक और बात याद रखने वाली है, अगर तो आप किसी ऐसी कंट्री में अपना इवेंट रैंक करने जा रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली गरीब कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या टीयर 1 कंट्रीज़ में नहीं आती, जैसे कि हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, या इधर चले जाएं हम फिर गल्फ में, तो अगर इनसे रिलेटेड हम कोई ब्लॉग रैंक कर रहे हैं, इवेंट ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें गूगल एडसेंस इज़ द राइट चॉइस जिसके थ्रू हमें अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करना चाहिए। अगर हम टीयर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करें, लेट्स सपोज यूएसए में कोई इवेंट रैंक कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में कर रहे हैं, या ऐसे अमीर कंट्रीज़ में कोई इवेंट को रैंक करने जा रहे हैं, तो फिर पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इवेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। लेट्स सपोज अगर वो कोई स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, हम ऑस्कर अवार्ड्स की लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको सीपीए की ऑफर्स के थ्रू मोनेटाइज करेंगे। क्यों? सीपीए की जो ऑफर्स होती हैं वो आम एड्स की तरह नहीं दिखती। वो एक नॉर्मल सा एक बटन भी हो सकता है, एक बैनर भी हो सकता है, एक साइन अप फॉर्म भी हो सकता है। तो जो ही यूज़र आएगा, जो चीज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम वहाँ पे सीपीए ऑफर का लिंक देंगे, वो वहाँ पे क्लिक करेगा, आगे जाके जो भी चूँकि ये कॉस्ट पर एक्शन है, वो एक्शन को परफॉर्म करेगा तो उसकी बेस पर हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो अब उससे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो कोई साइन अप भी हो सकता है,
वो कोई ईमेल के थ्रू साइन अप भी हो सकता है, वो कोई मोबाइल नंबर की सबमिशन भी हो सकती है, वो कोई फॉर्म के फिल के थ्रू भी हो सकता है, वो कोई परचेज करने की फॉर्म में भी हो सकती है, डिफरेंट बहरहाल कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाया जा सकता है कॉस्ट पर एक्शन वाले मोनेटाइजेशन मेथड के मामले में। तो हम सीपीए के थ्रू मोनेटाइज करेंगे। अच्छा, अब सीपीए नेटवर्क कौन सा चूज करें? सीपीए में मैं आगे आपको इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में सीपीए नेटवर्क्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप स्ट्रीमिंग, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ऑस्कर अवार्ड्स की हम बात करें, ऑस्कर अवार्ड्स पे हम ब्लॉग बनाते हैं और ये देखते हैं कि हाउ टू वॉच ऑस्कर अवार्ड्स, या ऑस्कर अवार्ड्स की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखी जाती है। तो उसको हम एड डैश सेंटर, एक बहुत फेमस, एक बहुत पॉपुलर एड नेटवर्क है, एफिलिएट नेटवर्क है इनफैक्ट, उसके थ्रू हम मोनेटाइज कर सकते हैं। वो आपको क्या करेगा, वो आपको एक ऑफर देगा, उस ऑफर को आपने इस तरीके से एम्बेड करना है कि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड यूजर के लिए। अच्छा, एथिकली तो डेफिनेटली आप डिफरेंशिएट खुद करके देंगे, आप चीज़ों को अलग अलग रखेंगे कि ये कोई ऑफर है, ये एक्चुअल स्ट्रीमिंग है, ये एक्चुअल प्लेयर है। तो खैर, अब वो वहां पे अगर क्लिक करेगा तो उसको उसकी नीच से, या जो चीज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, उससे रिलेटेड ऑफर मिलेगी अगले पेज पर, और वो वहां पे उससे फॉर्म फिल करवाएंगे। या ये भी हो सकता है कि जो चीज़ हम फ्री दे रहे हैं, ऑस्कर की अवार्ड्स की स्ट्रीमिंग फ्री दे रहे हैं, वो सीपीए का जो लिंक था उस पे जाके वो चीज़, उसको वही चीज़ मिले लेकिन पेड हो। अब उस पेड में से हमें हमारा जो हिस्सा है, कमीशन है, वो मिल जाएगा हमारे अकाउंट में। और वो जो एफिलिएट या सीपीए नेटवर्क्स का हिस्सा होता है वो अच्छा खासा तगड़ा होता है। मतलब ऐसा भी होता है कि आपको एक एक साइन अप पे $50, इवन $100 भी मिलते हैं। तो एक ही क्लिक में अगर $100 मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बहरहाल सीपीए के थ्रू मोनेटाइजेशन एक नया आइडिया था जो मैंने अभी आपको इस पूरे कोर्स के दौरान दिया है, और इसको हम डिटेल में भी थोड़ा फाइंड आउट करेंगे कि हम अपनी ब्लॉग की एसईओ कैसे करें, एसईओ के साथ अपने सीपीए को कैसे कनेक्ट करना है। तो आप सीपीए के जरिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के जरिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं, दूसरे एफिलिएट नेटवर्क्स के थ्रू भी मोनेटाइज कर सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में आपने खुले होके चल रहा है। अच्छा, अब एक और बात आती है कि हमने रेवेन्यू को बढ़ाना किस तरह है। अब चूंकि हमारे पास लिमिटेड डेज हैं, उन्हीं के दौरान इवेंट होना है और उस दौरान हमने मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। गूगल एडसेंस के मामले में हम एड्स डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा यूज़ करेंगे। हॉटस्पॉट्स, आपको याद होगा हमने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल पढ़ा था, उस टूल को यूज़ करते हुए आपको अपने पेज का हॉटस्पॉट मालूम करने में आसानी होगी। लेट्स सपोज अगर आपका टॉप का जो मेन्यू है, मेन्यू का नीचे वाला जो एरिया है वो हॉटस्पॉट है, मतलब सारा जो फोकस है वहाँ पे जाता है, तो आप एड्स की जो प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंगली वहीं पे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हों और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसी तरह अगर हम अमेजोन एफिलिएट की बात करें तो हॉटस्पॉट का जो एरिया है आपने उसी को टारगेट करना है, क्योंकि इस मामले में हमारा जो पर्पज़ है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम। इसके साथ साथ अगर सीपीए की बात करते हैं तो सीपीए में भी जहाँ पे हमारा प्रॉमिस्ड कंटेंट है, अगर हम कहीं पे वीडियो प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ ही सीपीए की जो ऑफर है वो लगनी चाहिए, क्योंकि मेन फोकस पहला वहाँ पे जाएगा, तो ब्राइट चांसेस हैं कि वहाँ पे क्लिक होगा और वो आगे जाके फॉर्म फिल करेगा, कन्वर्ट होगा या साइन अप कुछ भी होगा, हमें उसका कमीशन जो है ना वो मिल जाएगा। तो ये था मोनेटाइजेशन ऑफ एन इवेंट ब्लॉग। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इवेंट ब्लॉगिंग। इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या इवेंट ब्लॉगिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्या रीज़न्स हो सकती हैं जिस वजह से इवेंट ब्लॉगिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें आप कम टाइम में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर सिर्फ 1 वीक का भी इवेंट हो तो 1 वीक में भी आप 10, 15, 20 हज़ार डॉलर अर्न कर सकते हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो सेम वही हैं कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, आपकी ट्रैफिक कितनी आपकी वेबसाइट पे आई है, आप मोनेटाइजेशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑल दैट। इसके साथ साथ एक और इवेंट ब्लॉगिंग करने की वजह
वो ये है कि इसमें आप अग्रेसिव अप्रोच अपना सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको गूगल अपडेट से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे सामने एक इवेंट है, वो स्पेसिफिक डेट को आना है और उस डेट के बाद हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी वेबसाइट को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं, वहाँ पे जो टॉक्सिक बैकलिंक्स हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं, अपने कंटेंट को भी अपग्रेड कर सकते हैं और साथ साथ हम रेवेन्यू भी ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सब्र भी इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि अगर हम नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो उसमें जो रैंकिंग है वो ग्रेजुअली और आहिस्ता स्लो प्रोसेस है। उसमें हमने कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर हम खुद लिख रहे हैं फिर भी हमारी अपनी कितनी कैपेसिटी होगी, मतलब हम एक वीक में एक आध आर्टिकल लिख लेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग की कंटेंट राइटिंग की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो, क्योंकि उसमें हमने क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। इसी तरह मज़ीद अगर डूज की बात करें तो इसमें हम एक इवेंट ब्लॉग को रिकरिंग बेसिस पे रेवेन्यू सोर्स भी बना सकते हैं। मतलब एक दफ़ा हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, उसके बाद या तो उससे जो सिमिलर इवेंट्स हैं उनको भी उसी इवेंट ब्लॉग पे कवर कर सकते हैं, या उसका जो नेक्स्ट वर्जन आना है जो कि नॉर्मली एनुअली होते हैं इवेंट्स, तो उसमें भी उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं और ये हर साल के लिए एक रिकरिंग हमारे लिए रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा। इसके साथ साथ उस इवेंट ब्लॉग को हम फ्लिप भी कर सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा उसकी हिस्ट्री आ चुकी होती है, तो उसको हम सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात याद रखने वाली ये है कि जो इवेंट ब्लॉग होते हैं उनके फ्लिप होने के जो चांसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि इवेंट एंड हुआ, आपके रेवेन्यू का ग्राफ यूं गया था, अब डाउन आया क्योंकि डेफिनेटली ट्रैफिक कम हो गई। तो जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं जो इवेंट ब्लॉगिंग को नहीं समझते, और मोस्टली लोग नहीं समझते जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो आपके ब्लॉग में इंटरेस्ट लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा होता है कि यार अभी ग्राफ ऊपर गया था अब डाउन आ गया है, पता नहीं इसको हिट लगी है इस वेबसाइट को, पता नहीं इस पर ट्रैफिक डाउन हो गई है, ये क्या रीज़न बनी है। तो बहरहाल ये जो रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, उस तरफ इसको मोड़ना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब बात करते हैं डोंट्स की कि क्यों नहीं करना चाहिए। एक तो इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपको डेफिनेटली आपको लिंक्स चाहिए, अब वो आप बाय करें या अपना एक प्रॉपर मनी साइट्स का जो पीबीएम ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो बिल्ड करें। इसके साथ साथ आपको कंटेंट पे भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगेन कंटेंट राइटर्स के बगैर इवेंट ब्लॉगिंग मुश्किल काम है। मुझे याद है जब मैं अर्ली डेज में अपनी इवेंट ब्लॉगिंग किया करता था, मैं 2010 2011 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं सारा कुछ खुद अकेला बंदा करता था। मतलब नीश रिसर्च से लेकर कंटेंट राइटिंग तक, कंटेंट पोस्टिंग, वेबसाइट हैंडलिंग, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ पेज एसईओ, सब कुछ खुद करता था। तो डेफिनेटली अगर आप यंग हैं, न्यूबी हैं, आपके पास एनर्जी है, तो आप ये सारा कुछ खुद कर सकते हैं, बताने का मकसद ये है। लेकिन स्टिल अगर आप अब चूंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो टीम्स को बिठा के काम करवा रहे हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कंटेंट अपडेट करने की, वो सब कुछ ज़्यादा है। तो अगर हमने उनको compete करना है तो हमें भी अपने रिसोर्सेज को या पेस को उनके अकॉर्डिंगली मैच करना पड़ेगा। तो एक तो कौन अगेन मैं बता दूं ये है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सेकंड, आपने 6 महीने एफर्ट की, हो सकता है कि आप अपने ब्लॉग को रैंक करने में कामयाब ना हो। अब ये प्रोज भी है, ये कॉन्स भी हैं। प्रोज इस तरह से हैं कि आपको शायद सक्सेस तो ना मिली, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कोई दूसरा इवेंट आप कवर करने जा रहे हैं, तो पिछले इवेंट वाली जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। और याद रखें, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पहली अटैम्प्ट है वो फेल हो जाए। इसमें मैं एक और भी आपको एग्जांपल देना चाहूँगा आपकी मोटिवेशन के लिए। वो ये है कि दुनिया में स्टार्ट होने वाले 100 बिजनेसेस, 100 बिजनेसेस में से 90 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं अपने पहले साल के दौरान ही। तो जहाँ इतना ज़्यादा फेलियर रेट है, 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो अगर हम भी अपना पहला ब्लॉग या पहला इवेंट ब्लॉग या पहला बिजनेस या पहला स्टार्टअप अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। अगर हम सिर्फ गूगल को देखें तो गूगल के सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि फेल हो गए विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग एंड लॉन्चिंग दैट बिजनेस। अच्छा, इसमें मैं आपको अब आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि गूगल के ऐसे कौन से स्टार्टअप्स थे जो फेल हो गए। अब गूगल के पास किस चीज़ की कमी है? उनके पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, उनके पास इतना हैवी बजट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और सब कुछ है जो कुछ भी एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है। इसके बावजूद गूगल के बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो गए। तो खैर, ये तो आपकी मोटिवेशन के लिए था कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर कोई एक आध स्टार्टअप, कोई एक आध प्रोजेक्ट, कोई एक आध इवेंट ब्लॉग अगर फेल हो भी जाता है, तो उसमें से जो आउटकम है ना, वो एक्सपीरियंस और लर्निंग तो बहरहाल है ही। इसके साथ साथ आपको जो नेक्स्ट आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे या प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें पिछले फेल्ड प्रोजेक्ट की जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। आई होप कि आप इवेंट ब्लॉगिंग के लिए मुतमईन हो चुके होंगे, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। पास हो गए तो 10-15 हज़ार डॉलर तो आ ही जाएंगे, फेल हो गए तो क्या जा रहा है, वैसे भी तो इतना अरसा हम थोड़ा टाइम को गुजारते ही आए हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल अब सीपीए की तरफ। सीपीए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसमें आपको तब पे किया जाता है जब आपका यूज़र कोई ना कोई डिज़ायर्ड एक्शन परफॉर्म करता है एफिलिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद। वो एक्शन फॉर्म फिल करने की सूरत में हो सकता है, वो एक्शन साइन अप फॉर्म फिल करने की सूरत में हो सकता है, वो कोई फाइल डाउनलोड करने की सूरत में हो सकता है, या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करने की सूरत में हो सकता है। सो सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग की ही एक ब्रांच है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है एक्चुअली। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ यही कोर्स सीपीए के लिए आपको काफ़ी नहीं होगा। आप इसको इस कोर्स के बाद इन डेप्थ लर्न करें और इसकी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग में आपका पैसा थोड़ा टेस्टिंग में इन्वेस्ट हो सकता है और इन मोस्ट केसेस थोड़ा ज़ाया भी हो सकता है, लेकिन उस पैसे ज़ाया करने के बाद आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी वो बहुत अच्छी हो सकती है। रिपीट कर देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी और एंड रिजल्ट्स की फॉर्म में भी। अच्छा, अब मैं इसके साथ आपको एसईओ कनेक्ट करके बताऊंगा कि सीपीए विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एफिलिएट मार्केटिंग हम एसईओ के साथ, जो सीपीए वाली एफिलिएट मार्केटिंग है, एसईओ के साथ कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा इवेंट ब्लॉगिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आप अपनी स्ट्रीमिंग का जो पेज है उस पे सीपीए की कोई ऑफर लगा के उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करता हूँ अपने ही एक स्टूडेंट्स की, जो कि बांग्लादेश से है। उसने एक दिन में $5,000 से भी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया सीपीए की ऑफर के थ्रू। कर क्या रहा था वो, उसने एक इवेंट ब्लॉग रैंक किया, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड ब्लॉग था, आपको इवेंट भी बता देता हूँ। अब उसने एक ही कीवर्ड को मेजरली टारगेट किया होता, ऑस्कर लेट्स सपोज 2021 या 2022, कोई भी ईयर होगा, मैं अब आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ऑस्कर 2022 लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ एक कीवर्ड था जिस पे उसने अपने ब्लॉग को रैंक किया। ब्लॉग रैंक करने के बाद अब लोग क्या सर्च करना चाह रहे थे, वो ये सर्च करने जा रहे थे कि हमें कहीं पे ऐसी वेबसाइट मिले जहाँ पे ऑस्कर की लाइव स्ट्रीमिंग मिल रही हो और हम उसको देख सकें कि अभी क्या चल रहा है वहाँ पे। अब उसने क्या किया, उसकी वेबसाइट रैंक हो गई। अब जो इवेंट वाला दिन था उसमें उसने अपने ब्लॉग को एडसेंस के एड्स हटा के सीपीए की ऑफर्स के थ्रू मोनेटाइज कर दिया। अब उसने एक प्लेयर लगाया, जिसने एक नॉर्मल वीडियो प्लेयर होता है, उसने एक वीडियो प्लेयर लगाया और उसके बिहाइंड उसने सीपीए की ऑफर का लिंक पेस्ट कर दिया। अब जब कोई भी यूज़र वहाँ पे आता है, वो प्ले करने की कोशिश करता है उस ऑस्कर की स्ट्रीमिंग को, क्लिक करता है, नेक्स्ट पेज पे जाता है जो कि एक्चुअली ऑफर का पेज था, और वहाँ पे उसको साइन अप फॉर्म दिया जाता है। वहाँ पे साइन अप फॉर्म, जो यूज़र साइन अप फॉर्म फिल करता था उसका कमीशन उस एफिलिएट मार्केटर को या उस इवेंट ब्लॉगर को मिल जाता था या दे दिया जाता था। इस तरह उसने अपने इवेंट ब्लॉग को सीपीए की ऑफर्स के थ्रू मोनेटाइज किया। अच्छा, अब या एक तो होता है कि सिर्फ आपके यूज़र ने जाके साइन अप कर लिया और उसका आपको कमीशन मिल गया। नेक्स्ट, अगर वो मजीद एक्शन परफॉर्म करता है और वहाँ पे कोई चीज़ बाय कर लेता है,
अगर वो स्ट्रीमिंग लेट्स सपोज पेड थी और वो डेफिनेटली चाहता था कि मैंने स्ट्रीमिंग देखनी है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पेज पे उसको बताया गया कि $10 में आपको ये स्ट्रीमिंग देखने को मिल सकती है, उसने $10 पे किए। अब जो आपका कमीशन होता है सीपीए के केस में, वो मज़ीद इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो यूज़र है या जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो कन्वर्ट हो गया। अगर वो सिर्फ साइन अप करता है या कोई ट्रायल ऑफर लेता है, तो उस केस में भी आपका जो कमीशन है वो फ्लक्चुएट करता है। तो इन दी एंड आपकी जो एंड कमीशन होता है वो आपके नॉर्मल एडसेंस के एड से या इस तरह की दूसरे मोनेटाइजेशन मेथड से बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर, सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, कोई भी एक्शन जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा, ऑफर के पेज पे जाएगा, उससे कोई एक्शन परफॉर्म करने को कहा जाएगा, वो कोई बुक डाउनलोड होने की सूरत में हो सकता है, वो ट्रायल के लिए अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करने की सूरत में हो सकता है। तो इस तरह कुछ भी वो उससे करवा सकते हैं यूज़र से, और एंड में उसको अफिलिएट कमीशन की फॉर्म में रेवेन्यू मिल जाता है। अच्छा, अगर आप सिर्फ निशेस जानना चाहते हैं कि सीपीए में कौन सी निशेस चलती हैं, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर हम सिर्फ सीपीए को, जो एक्चुअली कोर सीपीए कहलाता है, उसमें फाइनेंस या इवन ड्रग्स या इस तरह की जो अनएथिकल निशेस हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो आपने उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उनको उनकी प्रमोशन डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। अगर आप पेड प्रमोशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप गूगल एड्स उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक एड यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। तो उसमें आपने ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी ऑफर्स ढूंढनी है जिनमें आपको अलाउ किया गया हो। अच्छा, इसके अंदर एक और कॉन्स्टेंट भी होती है, इसमें आपको जो ट्रैफिक का सोर्स अलाउ होता है वो भी लिमिटेड और फिक्स्ड नंबर ऑफ जो ट्रैफिक सोर्सेज हैं वही अलाउ होते हैं। लेट्स सपोज कोई ऑफर ऐसी भी हो सकती है जिसमें गूगल एड्स के थ्रू या डिस्प्ले बैनर्स के थ्रू ट्रैफिक लेना आपको अलाउ हो। कुछ ऐसी ऑफर्स हो सकती हैं जिसमें एसईओ के जरिए ली गई ट्रैफिक को डिस्करेज किया गया हो या उसको काउंट ही ना किया गया हो। तो इस तरह आपने सबसे पहले ये जो मैक्स बाउंटी जो एड नेटवर्क्स हैं, सीपीए नेटवर्क्स हैं, मैक्स बाउंटी, क्लिक बैंक, शेयर लीड्स, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। आपने वहाँ पे जाके पहले ऑफ़र के बारे में अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो ऑफ़र आपको अलाउ करती है कि जिस तरीके से ट्रैफिक लेकर आप मोनेटाइज करने जा रहे हैं अपने कंटेंट को, क्या वो ऑफ़र आपको अलाउ करती है उस तरह से ट्रैफिक लेना। तो ये पहली शर्त है जिसमें आपने खास ख्याल रखना है। डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशन में इसको इन डेप्थ भी देखेंगे कि हमने किस तरह चेक करना है कि कौन सी ऑफ़र को प्रमोट करने में हमें कितने पैसे मिलेंगे और कौन सा ट्रैफिक का सोर्स वहाँ पे अलाउड होगा। इसमें एक और ख़ास बात जो कि एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि सीपीए नेटवर्क्स जितने भी हैं वो आपको डेडिकेटेड मैनेजर देते हैं, जो मैनेजर आपको हेल्प करता है आपके कंटेंट के लिहाज से, आपके बजट के अकॉर्डिंगली, और कि आपको कौन सी ऑफ़र प्रमोट करनी चाहिए, उसके डूज डोंट्स और उसके प्रोज कॉन्स भी वो आपके साथ शेयर करता है। मतलब आपके पास डायरेक्ट एक्सेस में एक बंदा होता है जिससे आप अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, इवन आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। कुछ जो सीपीए नेटवर्क्स हैं वो आपको ये भी अलाउ करते हैं कि अगर वो आपको लेट्स सपोज एक ऑफ़र प्रमोट करने का $10 दे रहे हैं, तो आप उनके साथ निगोशिएट करके अगर आप उनके प्रीमियम पब्लिशर बन जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस ला के देते हैं, तो हो सकता है जिस ऑफ़र के वो आपको $10 कमिट कर रहे हों, उसके आपको $15 देने को भी तैयार हो जाए। तो इसकी प्लस पॉइंट भी एक्चुअली ये है। सीपीए ऑफर्स को डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको केस स्टडी बताई कि उसने एक वेबसाइट बनाई, उसको रैंक किया और अपने ही पेज को उसने मोनेटाइज किया सीपीए ऑफर के थ्रू। इस तरह आप फेसबुक एड्स के थ्रू कर सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकते, आपको एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है, जो कि एक अगेन एक ट्रिकी पार्ट है। लैंडिंग पेज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी कन्वर्जन्स को बूस्ट करने में। वरना ये हो सकता है कि अगर आप गूगल एड्स के साथ सीपीए कर रहे हैं तो आपका बजट लॉस्ट भी हो सकता है, ज़ाया भी हो सकता है। अगर आपका जो लैंडिंग पेज है वो अप टू मार्क नहीं था, वो कन्वर्जन ओरिएंटेड नहीं था, तो इस केस में आपकी जो ट्रैफिक है, आप डेफिनेटली गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से जो यूज़र क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है,
हमारे लैंडिंग पेज पे लैंड कर रहा है, उसका हमें चार्ज कर लिया गया है, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो हमें पड़ गई है। अब वो वहाँ पे आ गया, अब हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो अब गूगल का तो उससे कोई लेना देना नहीं, तो हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और हमारा जो एंड रिजल्ट का जो कमीशन है वो कम होता जाएगा, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, सीपीए में हम कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें से एक मैंने बताया कि लैंडिंग पेज की क्वालिटी मैटर करती है। इवन एड स्कोर, आपको याद होगा गूगल एड्स में हमने एड स्कोर के बारे में पढ़ा था। अगर हमारे एड का एड स्कोर अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और समटाइम्स हमें स्पेंडिंग के बावजूद हो सकता है कि आगे लीड जनरेट ना हो, कन्वर्जन ना मिले, और हमारा जो बजट है वो वेस्ट हो जाए। या अगर हमारे लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा ऐड रन ही ना हो, गूगल उसको स्कैन करे और उसको अप टू मार्क लगे नहीं, और उसको स्कैन ना करे। अच्छा, इसमें जिस ऑफर को आप प्रमोट करने जा रहे हैं, उस ऑफर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। मतलब आपकी सक्सेस या फेलियर उस पर भी, इस चॉइस पे भी डिपेंड कर रही होती है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट चुनी और किसको प्रमोट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑफर्स को प्रमोट करने की कोशिश करना, डेफिनेटली हम जो फोकस है वो लूज कर बैठेंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आप टेस्ट करें, इसमें आपकी मनी की ब्लीडिंग होगी, आपको पैसा हो सकता है कुछ ज़ाया भी हो, लेकिन लर्निंग के दौरान स्पेशली सीपीए में ये एक नॉर्मल थिंग है कि आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, और आपकी जो थोड़ा बहुत पैसा है वो ज़ाया भी हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्ट तक पहुंचना, उस ऑफर तक पहुंचना जो विनिंग ऑफर हो, फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना लैंडिंग पेज की ऑप्टिमाइजेशन का, फिर उसके साथ साथ गूगल एड्स या सीपीए, फेसबुक एड्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करना, इस सब के कॉम्बिनेशन को मिला के ही हम प्रॉफिट में जाएंगे। तो अगर हम किसी एक चीज़ में भी लैग करेंगे, तो हमारा बजट ज़ाया होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसको कम पैसों में भी, मतलब $100-200 के दरमियान के बजट में रहते हुए भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसका एक ये, आप इसको प्रोज भी कह सकते हैं, यही एक कॉन्स भी हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, अगर आपने प्रैक्टिस करते रहे, तो एक टाइम पे आप एक दिन में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैं वार्न कर दूं आपको, इसमें आपका पैसा ज़ाया हो सकता है इन स्टार्ट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। अच्छा, इसके नुकसानात अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो इसका अप्रूवल भी थोड़ा टफ होता है, मतलब हर किसी को अकाउंट नहीं मिलता। मैक्स बाउंटी की अगर हम बात करें, तो वो पहले आपसे इंटरव्यू लेते हैं, और ये जज करते हैं कि क्या इस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है चीज़ों को प्रमोट करने की, क्या इसका इतना टेक्निकल नॉलेज है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, तो ही वो आपको अकाउंट देते हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी आपकी जो सेल्स हैं वो रिजेक्ट भी हो सकती हैं, जिसको कन्वर्जन शेविंग कहा जाता है। तो कन्वर्जन शेविंग ये है कि आपने सक्सेसफुली कोई ऑफर मार्केट कर दी, उससे सेल्स भी जनरेट कर दी, लेकिन इन दी एंड आपको पता चला नहीं जी, वो तो हमारी काउंट ही नहीं हुई। इसके अलावा इसका नुकसान ये है कि इसमें हो सकता है कि आपकी कन्वर्जन आए ही ना, इवन आफ्टर स्पेंडिंग $100s, क्योंकि ये इसमें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ एक रूल, कि जिस फील्ड के अंदर, जिस चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें कंपटीशन भी वैसे ही बढ़ जाता है, और उसमें डेफिनेटली कंपटीशन भी उसी हिसाब से इंक्रीज होते होते आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो आपने इन प्रोज एंड कॉन्स को माइंड में रखना है सीपीए ऑफर में, सीपीए ऑफर को प्रमोट या सीपीए में एंटर होने से पहले। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अमेजोन एफिलिएट या विद एसईओ पहले वो करें, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के काबिल हो जाएंगे आप, देन आप सीपीए को ट्राई कर सकते हैं। इन स्टार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट आई वोंट रिकमेंड एट ऑल। थैंक यू। अब डिस्कस करते हैं पॉपुलर सीपीए नेटवर्क्स के बारे में। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स, सीपीए एफिलिएट नेटवर्क्स मौजूद हैं, जो आपको अच्छा खासा पे करते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स ऑफर करते हैं, और उनका पे आउट भी बड़ा स्मूथ होता है।
लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, एफिलिएट सीपीए वाली जो एफिलिएट कंपनीज हैं, उन पे अप्रूवल लेना, उन पे अकाउंट बनाना आसान नहीं होता। उसमें मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो नेटवर्क्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो आपको इंटरव्यू करते हैं, आपसे पूछते हैं आपके एम्स, आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, और इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस। खैर, इस बात को बाद में फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं पॉपुलर सीपीए नेटवर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है मैक्स बाउंटी, जो कि एक बहुत बड़ा, जिसे अगर सबसे बड़ा नेटवर्क भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैक्स बाउंटी पे आप बहुत सारी ऑफर्स वहाँ पे व्यू कर सकते हैं, और जो मेजर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें सर्वे जंग की है या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, इवन वो भी ऑफर्स ऑफर करती हैं, वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। अगर आप पब्लिशर हैं तो उन ऑफर्स को आप प्रमोट कर सकते हैं, और उस प्रमोशन के नतीजे में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो सेकंड बात आती है सीजे कमीशन जंक्शन। ये एक और बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस पे बड़ी प्रॉफिटेबल ऑफर्स मौजूद होती हैं, जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं, और उस प्रमोशन के नतीजे में अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें लिस्ट बहुत बड़ी है सीपीए नेटवर्क्स की। मैं आपको मेजर जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं उनके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। इसमें सीपीए लीड एक अगेन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके बाद शेयर असेल। शेयर असेल में बहुत कॉमन सी, जिसको आप बहुत वाइडली यूज्ड होने वाली ऑफर्स भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। और इसमें एक नॉर्मल सी, अगर मैं बाकी मैक्स बाउंटी की बात करूं या बाकी जो सीपीए नेटवर्क्स हैं उनकी बात करूं, तो उनमें डेटिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रा से रिलेटेड, लूज वेट से रिलेटेड, और इस तरह की बाकी जो निशेस हैं उनसे रिलेटेड ऑफर्स मौजूद होती हैं। तो खैर, नेक्स्ट बात आती है सीपीए लीड। सीपीए लीड पे भी इस तरह की आपको ऑफर्स मिलेंगी, जिनको प्रमोट करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है पियर फ्लाई, क्लिक बैंक, क्लिक डीलर। और इस तरह आप मज़ीद अगर गूगल करें कि रिसेंटली कौन से सीपीए नेटवर्क्स अच्छे जा रहे हैं और उनके बारे में रिव्यू, अच्छा, सीपीए नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले भी आपने उनके बारे में रिव्यू ज़रूर पढ़ना है कि क्या वो वाकई पे आउट करते हैं, क्या उनका जो सारा प्रोसेस है वो स्मूथ है या नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको स्कैम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगेन, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे स्कैम्स इन्वॉल्व होंगे अल्टीमेटली। तो आपने किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले इस बात को मेक श्योर करना है कि वो नेटवर्क वाइडली एक्सेप्टेड हो, लोग उसके बारे में जानते हों, इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत ज़्यादा मवाद हो, और उस वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक भी हो। इट मीन्स कि उस पे लोग चाहे पब्लिशर्स हैं चाहे एडवर्टाइजर्स हैं, बहुत ज़्यादा उसको विजिट करते हैं। तो इस बारे में आप मेक श्योर करने के बाद ही किसी नेटवर्क का पार्ट बने, ताकि आपको कल को किसी भी किस्म की परेशानी से आप बच सकें। परेशानी क्या हो सकती है? आपने उनकी ऑफर प्रमोट की, उस पर एड्स चलाए, आपने इन्वेस्ट किया, तो जब पे आउट की बारी आई तो वो पे आउट का जो प्रोसेस है वो स्मूथ ना हुआ, या इन वर्स्ट केस सिनेरियो वो लोग आपका पैसा खा के रफू चक्कर हो गया, आपको कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सिर्फ उन्हीं एफिलिएट या सीपीए नेटवर्क्स को ज्वाइन करें जिनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत अच्छी हो। रेपुटेशन जानने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि आपने लिखना है मैक्स बाउंटी रिव्यूज। तो उन लोगों के रिव्यूज आएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे फोरम्स भी मौजूद हैं जिन पे सिर्फ सीपीए के बारे में बात हो रही होती है। तो आप गूगल अगर करें सिर्फ सीपीए फोरम्स, तो आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे लोगों की डिफरेंट सीपीए नेटवर्क्स के बारे में क्या राय है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनका जर्नी कैसा रहा, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो डेफिनेटली जब एक रियल लोग आपको बता रहे हों कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है किसी नेटवर्क के साथ, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिसिटी की हामिल हो सकती है बात, एज़ कम्पेयर टू कि आप सिर्फ कहीं पे जाके सर्च करें और वो वर्बली आपको बता दें। तो अगेन, ड्यू डिलिजेंस करें। आप किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें, और उसकी ऑफर्स के बारे में देखें। और मज़ीद अगेन मैं बता रहा हूँ कि फोरम्स को ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ताकि लोगों की जो एक्सपीरियंस है, लोगों की जो उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में भी आप जान सकें, और किसी भी किस्म के मिसहैप से, कल की परेशानी से आप बच सकें। तो खैर, अभी यहाँ पे लिस्ट मौजूद है बेस्ट या पॉपुलर
CPA नेटवर्क्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इनमें से एक एक को जाके आप सर्च करें, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ें और उसके बारे में ये भी देखेंगे ये कब लॉन्च हुआ, पब्लिशर इसके बारे में क्या सोचते हैं, एडवर्टाइजर्स यहाँ पे कितने एडवर्टाइजर्स मौजूद हैं। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा एडवर्टाइजर्स किसी CPA नेटवर्क पे मौजूद होंगे उतना ही वो ज़्यादा कंपैटिटिव होगा, और जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो अल्टीमेटली वो फ़ायदा पब्लिशर्स को जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलने की तवक्को होती है। तो ये थे पॉपुलर नेटवर्क्स। इनके साथ साथ कुछ और भी मैं आपको टिप्स दे दूं, वो ये हैं कि अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसको आपने नॉर्मली रैंक किया है और आपकी ट्रैफिक किसी ऐसी जगह से है जहाँ पे CPA ऑफर्स अच्छी मौजूद हैं और आपकी निश से वो रेलेवेंट भी हैं, तो आपने उन CPA नेटवर्क्स को भी ज़रूर ज्वाइन करना है। इसके बाद एक और टिप भी मैं आपको दे दूं कि बहुत सारे नेटवर्क्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, मतलब पाकिस्तान को अकाउंट नहीं देते। तो आपने किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले इन प्री रिक्वेस्ट को एक दफ़ा देख लेना है। और ये इंफॉर्मेशन अगेन मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बेहतर सोर्स है CPA से रिलेटेड फोरम्स या फेसबुक पर मौजूद CPA से रिलेटेड ग्रुप्स। आप उनको ज्वाइन करें, लोगों से बात करें, लोगों की जो राय है उससे अंदाज़ा लगाएं और देन ही कोई डिसीजन फाइनली आपने लेना है।